हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी को मेरा नमस्कार और आई होप आप सब बच्चे एकदम बढ़िया होगे और मौज में होगे और पढ़ाई लिखाई भी चल रही होगी। इस उम्मीद के साथ आज हम कुछ एक बेहतरीन टॉपिक करने वाले हैं। बेसिकली बच्चे, ये कोई बेहतरीन टॉपिक नहीं है, ये हमारी अमेंडमेंट से रिलेटेड बातें चलेंगी। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की बात करेंगे डीटी और आईडीटी के अंदर, जिसमें बेसिकली डीटी की अमेंडमेंट्स हमारे दिसंबर वाले एग्जाम के लिए ज्यादा रेलेवेंट होगा। तो बच्चों, कोई टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट हमारे सारे टॉपिक्स को एक एक करके खत्म करते हैं। नंबर लाने हैं, नॉर्मल नहीं, एग्जाम्शन वाले। तो हमारे को प्रिपरेशन भी कैसी करके रखनी पड़ेगी, एग्जाम्शन वाली। तो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट आज की अमेंडमेंट क्लास, जिसके अंदर हम 2024 जो फाइनेंस एक्ट है उनकी कुछ इंपॉर्टेंट बातों को देखेंगे, जिसका आपके पेपर के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। तो चलो बच्चों, अमेंडमेंट हम पढ़ने वाले हैं। यस सर, चलिए बच्चे देखो, फाइनेंस एक्ट 2024 की अमेंडमेंट है। बहुत बच्चों वाली ये अमेंडमेंट है, मतलब हो सकता है आपने ये पढ़ भी ली हो, लेकिन कोई बात नहीं, एक साथ सारी एक जगह मिल जाएगी ना, तो आपको ये रिवाइज करने में काफी हद तक थोड़ा इजी हो जाएगा, जिससे आपके क्वेश्चंस आप अच्छे से अटेम्प्ट विद कॉन्फिडेंस अटेम्प्ट कर पाओगे। चलो बच्चों, एक एक करके हमारे को बहुत सारी पढ़नी है, जिसमें सबसे पहले पहली बात क्या लिखी हुई है, आओ उसे देख लेते हैं। बेटा देखना, सबसे पहली अजम्पशन कह रहा हूं, अमेंडमेंट हमारे लिए है ये वाली, इनहेंस लिमिट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन। बेटा याद करो, स्टैंडर्ड डिडक्शन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी चैप्टर के अंदर। और दूसरा, फैमिली पेंशन की डिडक्शन अंडर न्यू रिजिम। बेटा फैमिली डिडक्शन भी आपने पढ़ा हुआ है, याद करो सर। अदर सोर्सेज में आपने फैमिली डिडक्शन की भी लिमिट्स पढ़ रखी है। इन दोनों में चेंजेस आ रखे हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। हमारा सैलरी सेक्शन 16 से रिलेट करेगा, उसमें थोड़ा सा चेंजेस है, और इधर अदर सोर्सेज में सेक्शन 57 में थोड़ा सा चेंजेस है। क्या चेंज है, आओ फटाफट उसे देख लेते हैं। देखो बेटा, अंडर द न्यू रिजिम आप सबको पता है, पुराना रिजिम हो गया, न्यू रिजिम हो गया, ऑप्शनल हो गया, और ये डिफॉल्ट वाला हो गया, नया वाला। तो इसके तहत जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है सैलरीड इंडिविजुअल्स की, सैलरी बेटा हमारा हेड हो गया सैलरी की अमेंडमेंट है जो काम की रहेगी, हैज बीन इंक्रीज टू ₹75,000, लेकिन सिर्फ न्यू रिजिम वालों के लिए। ये ध्यान रखिएगा, न्यू रिजिम वालों के लिए पहले 50,000 थी, अब वो लिमिट एक्सटेंड होकर कितनी हो चुकी है, 75,000। तो सैलरी वाले खुश। आगे सिमिलरली सेम इसी तरीके से बेटा पेंशन के अंदर ना, जब आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा अदर सोर्सेज, तो वहां डिडक्शन मिलती है, तो वहां पे लिमिट लगी हुई थी पहले 15,000 रुपए की, लेकिन अब वो भी न्यू रिजीम के अंदर मुबारक हो बढ़ा दी गई है। बोलो, अब 25,000 कर दी गई है, पहले कितनी थी, 15,000। तो बेटा न्यू रिजीम वालों को ये सौगात है। बेसिकली गवर्नमेंट क्या चाहती है ना, गवर्नमेंट चाहती है न्यू रिजीम का कंप्लायंस बढ़े, इसलिए वो न्यू रिजीम के अंदर ज्यादा बेनिफिट्स दिए जा रही है। आई होप ये वाली बात सबको क्लियर हो गई होगी। सेक्शन 16, सेक्शन 57 नहीं भी याद रहे तो भी चलेगा। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात और फैमिली डिडक्शन की बात आपके पेपर में क्वेश्चन बनकर आ सकती है ना। तो आई होप ये आपको याद हो जाएगी। यस सर, 15 से 25 ये हमारी पेंशन वाली बात हो गई, और स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी के अंदर 50 से 75, बोले तो 75,000 हो चुकी है। ठीक है सर। बेटा ये आपने पहले भी देख रखे होंगे रेट्स, लेकिन फिर से देखते हैं। चेंजेस इन द टैक्स स्ट्रक्चर, जो न्यू रिजीम है उसके अंदर बेटा 0 से 3 लाख हमारे को अच्छे से पता है, कोई टैक्स नहीं है। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 3 लाख है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है, 3 लाख। ठीक है सर। न्यू रिजीम के अंदर है बेटा, न्यू टैक्स रिजीम है, ध्यान दीजिएगा। अगला 3 से 7 लाख बेटा 5%, हमें पता है, पहले भी था, आपने पढ़ रखा होगा। 7 से 10 लाख में 10%, 10 से 12 में 15%, 12 से 15 में 20, और फाइनली जो 15 लाख है या उससे ज्यादा है, मतलब 15 लाख से ज्यादा वाली इनकम पे अप टू 15 पे 20%, 15 लाख से जितना भी कमाओ, लेट से 18 लाख कमाए तो 3 लाख पे कितना हो गया हमारा, 30%। तो ये रेट शायद आपने पहले भी पढ़े हुए होंगे, नहीं पढ़े थे तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा उनका कल्याण हो गया होगा। हो सकता है टैक्स निकालने का क्वेश्चन आए तो आपको स्लैब रेट काफी काम आने वाले हैं। स्लैब रेट को भी लिख कर आइएगा अगर पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं तो, प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट, जैसे ये है ना टैक्स स्लैब, टैक्स रेट, इसी के बगल में कॉलम बना दीजिएगा अमाउंट का कि कितना टैक्स बन रहा है, और इसी से आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाएगी अगर टैक्स निकालने का क्वेश्चन आता है देन। ओके सर,
यहां तक की बात क्लियर है? यस सर, यहां तक की बात क्लियर है। ओके बच्चे, तीसरा पॉइंट देखना भाई। देखो जो मेन चेंजेस हुए वो हमारे कैपिटल गेन को लेकर ही हुए, है ना। एक बात और बच्चे, ये आपने सेक्शन में, आपको सेक्शन थोड़ा से कहीं कहीं बता दूंगा जो काम के हैं, ये आपने पढ़ा होगा 115 बीएसी। तो ये 115 बीएसी का था, है ना। हाँ यस सर। चलिए, इससे पहले सैलरी का हो गया और अदर सोर्सेस का हो गया, वो भी आपको याद रख के जाना है। जी सर। आगे बच्चे, ये जो कैपिटल गेन वाली बात है ये आपने शायद सुनी होगी, मैं बता देता हूं। इसके अंदर ना पहले 3 क्लासिफिकेशन होते थे, आपने शायद सुना होगा। पहले 3 क्लासिफिकेशन होते थे, अब वो क्लासिफिकेशन बढ़ा दिए या घटा दिए? घटा दिए। पहले 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने हुआ करते थे, और अब 12 और 24 का ही क्लासिफिकेशन है। मतलब 36 मंथ्स वाला जो पहले क्लासिफिकेशन हुआ करता था, अब वो पूरे तरीके से ड्रॉप कर दिया गया है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालते वक्त ये टॉपिक हमारे काम आने वाला है। क्या निकालते वक्त? होल्डिंग पीरियड, जैसे हम बोलते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो बेटा क्या चेंज है, आओ देखते हैं इसे ध्यान से। लिखता है फॉर क्लासिफाइंग असेट्स इनटू लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को क्लासिफाई करने के लिए ही पीरियड ऑफ होल्डिंग चाहिए होता है। देयर विल बी 2 होल्डिंग पीरियड्स, सिर्फ 2 ही पीरियड है अब, 12 और 24। अर्लियर 12 भी था, 24 भी था और 36 भी था, लेकिन जो 36 महीने वाला है अब वो रिमूव हो चुका है। तो ये अमेंडमेंट आपके काम की है। यस सर, एग्जाम्स के लिए। द होल्डिंग पीरियड फॉर ऑल द लिस्टेड सिक्योरिटीज, बेटा लिस्टेड सिक्योरिटीज का 12 महीने दे दिया कि 12 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, 12 से कम है तो शॉर्ट टर्म। लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए ऑल लिस्टेड सिक्योरिटीज विद होल्डिंग पीरियड एक्सीडिंग 12 मंथ, 12 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, ये हमारे को क्लियर है, मैंने अभी बोल ही दिया था। दूसरा, द होल्डिंग पीरियड फॉर ऑल अदर एसेट्स, इसके अलावा लिस्टेड सिक्योरिटीज के अलावा बाकी सबके लिए 24 मंथ्स है। इट मींस पहले के रिलेशन में आज का जो लॉ है, ये जो नया वाला है, ये मच कंपेरेबल, अगर मैं कंपेयर करूं तो काफी इजी नजर आएगा आपको। यस सर। आगे अनलिस्टेड बॉन्ड्स, डिवेंचर, बेटा ये अलग बात है। पहले बताओ ये वाली बात क्लियर है? 12-24 महीने वाली बात आ चुकी है, जो पहले भी थी। 36 महीने वाली हट गई। पहले अलग अलग एसेट्स के लिए अलग अलग था, लेकिन अब वो काफी हद तक सिंप्लीफाई कर दिया, सीधा बोल दिया लिस्टेड सिक्योरिटीज है तो उस केस में 12, अदरवाइज 24। ठीक है, 36 महीने का कोई लेना और देना नहीं है। ठीक है सर। ये ना बेटा एक टैक्सेबिलिटी के अंदर कोई नई चीज लेकर आए हैं, क्या है एक बार उसे रीड कर लेते हैं। अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स, अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स जो कहीं लिस्ट नहीं है, आर ब्रॉट इन लाइन विद द टैक्सेशन ऑन डेब्ट म्यूचुअल फंड्स। जैसे डेब्ट म्यूचुअल फंड टैक्सेबल होते थे वैसे ही टैक्स करेंगे। एंड मार्केट लिंक डिवेंचर, दे विल अट्रैक्ट टैक्स ऑन कैपिटल गेन एट एप्लीकेबल स्लैब रेट, जो भी एप्लीकेबल स्लैब रेट है, दैट इज दे विल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग। यहां पे पीरियड ऑफ होल्डिंग से कोई लेना देना नहीं, उसे हम शॉर्ट टर्म का ही ट्रीट करेंगे। अगर मैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं ना, तो दिस वाज नॉट मच रेलिवेंट, एज सच कुछ बहुत ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काम का कौन सा था? ये वाला, कि भाई पीरियड ऑफ होल्डिंग में चेंज आ चुका है। पहले 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने था, अब से 12 और 24 महीने है। बोलो बच्चे, डन है? यस सर, डन है। इसके बाद 30 पॉइंट चल रहा है बेटा, बहुत सारे पॉइंट पढ़ने हैं, अभी तीसरा ही पॉइंट है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेशन। बेटा उसी पिछले वाले टॉपिक के कंटिन्यूएशन में आओ पढ़ते हैं। कुछ टैक्स रेट्स कम नजर आएंगे आपको ना, कहीं बढ़ेंगे भी। कैपिटल गेन के अंदर इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो आपने सुना होगा, उन सब में काफी चेंजेस हैं, तो वो सारी चीजें अब हम एक एक करके करने वाले हैं। क्या हम शुरू कर सकते हैं? यस सर, आओ शुरू करते हैं। द टैक्सेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बेटा पढ़ा होगा, सेक्शन 111(111)(a) पढ़ा होगा सबने। यस सर। तो लिखा हुआ है फॉर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स अ यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, इनमें से कोई भी हो, एंड अ यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, चाहे बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स क्यों ही ना हो, हैज बीन इंक्रीज टू 20%। भाई 15% से अब इनका टैक्सेशन शॉर्ट टर्म वालों का, बोले तो 111(a) वालों का 15% से बढ़ाकर कितना कर दिया? 20। बताओ यार, ये कोई बात होती है? 15 से 20 कर दिया, ये तो बड़ा ही बुरा हो गया। कोई बात नहीं, चलता रहता है, टैक्स ही तो है, ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा टैक्स भर देंगे। आगे देखना, ठीक है बच्चे। बाकी लिखा हुआ है अदर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, जो शॉर्ट टर्म के थे उनका जो पहले से रेट थे वही चलेंगे। इसमें चेंज हुआ है सिर्फ 15 से 20% वाला, 111(a) वाला। ठीक है। फॉर द बेनिफिट, बेटा ये नई बात है, अगेन ध्यान से पढ़ना, अच्छा है आपके लिए, हमारे लिए। फॉर द बेनिफिट ऑफ लोअर एंड मिडिल इनकम क्लासेस, हम लोग लोअर इनकम क्लास वाले लोगों के लिए क्या हो रहा है?
सॉरी, द लिमिट ऑन द एग्जाम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बेटा पढ़ा होगा आपने, पहले 1 लाख तक की एग्जाम्पशन मिलती थी, लेकिन वो अब एग्जाम्पशन क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो हमारे लिए फायदा ही तो हो गया। पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1 लाख रुपए तक की एग्जाम्पशन मिल रही थी, लेकिन अब वो एग्जाम्पशन बढ़ाकर कितनी हो गई, 1,25,000। सेक्शन 112A, 112A के अंदर ये बात आपने सुनी होगी, नहीं सुनी तो आओ खत्म करते हैं। ऑन द ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड फंड या बिजनेस ट्रस्ट हैज इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू 1.25 लाख, मतलब 1 लाख से 1,25,000 लिमिट हो चुकी है। तो एज असेसी भाई मेरे लिए तो बढ़िया हो गया। ठीक है सर, आगे पर ईयर, हाँ ये वाली बात क्लियर है। हाउएवर भाई एक हाथ में लड्डू दिया है और देखो दूसरे हाथ में क्या हो रहा है। हाउएवर द रेट एट विच इट इज टैक्स हैज इंक्रीज फ्रॉम 10 to 12.5%। भाई मेरी एग्जाम्पशन तो बढ़ गई 1 लाख से 1,25,000, लेकिन मेरा टैक्स रेट भी बढ़ गया, मतलब दोनों तरफ बढ़ा ही दिया। एक तरफ मेरे को बेनिफिट मिला कि चल भाई एग्जाम्पशन ज्यादा हो गई, लेकिन दूसरी तरफ मेरे टैक्स के रेट क्या हो गए, ज्यादा। तो कोई बात नहीं, जो है अमेंडमेंट हम उसको दिल से लगा के जाएंगे, चाहे असेसीज के ऊपर इससे टैक्स बढ़े चाहे घटे, क्या ही कर सकते हैं। हमारे को तो एग्जाम में आंसर आना चाहिए भाई। बताओ यहां तक की बातें क्लियर है? यस सर। चलो अगली बात देखते हैं बच्चे। द एग्जाम्पशन लिमिट ऑफ 1,25,000 हैव बीन इंक्रीज फॉर द होल ऑफ द ईयर, वेयर एज द टैक्स रेंज, बेटा टैक्स रेट जो चेंज हुए थे, याद करो ये जादुई तारीख 23/7/2024, ये जादुई तारीख है। कहता है जो एग्जाम्पशन है 1,25,000 वाली वो तो पूरे ईयर के लिए, लेकिन जो टैक्स रेट है ना, जो टैक्स रेट आपने पढ़ा 10 से 12.5% वाला, वो 23/7/2024 के बाद वाले के लिए है। बस इतना ध्यान रखना है ना। तो आपने सुना ही होगा जो कैपिटल गेन में जो मेन चेंजेस आए वो 23/7/2024 से रिलेटेड ही थे। उससे पहले का क्या और उसके बाद का क्या, बताओ बच्चे अभी तक सब कुछ क्लियर है क्या? देखो इन सारी अमेंडमेंट का एक ओवरव्यू लेकर जाना, पर्टिकुलर अमेंडमेंट पे कोई क्वेश्चन बनना मुश्किल है, लेकिन हाँ वो एक पार्ट बनकर जरूर आ सकता है क्वेश्चन का। और अगर आपने पुराना वाला पढ़ा हुआ है, ये नया वाला नहीं पढ़ा, तो बेटा आपके आंसर में आपको दिक्कत हो सकती है। बताओ सब कुछ क्लियर है? यस सर। आओ बच्चों आगे बढ़ते हैं फिर कैपिटल गेन के अंदर ही एक छोटी सी बात और है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेशन अगेन कैपिटल गेन। देखो ये लोग नाम क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हम कैपिटल गेन को सिंप्लीफाई बना रहे हैं। तो सिंप्लीफाई के रिगार्डिंग ही ये सारे प्रोविजंस लिखे हुए, जितने भी चेंजेस हैं ये सब सिंप्लीफिकेशंस के लिए लेकर आए हैं इनकम टैक्स वालों के हिसाब से। ठीक है सर, पढ़ना बेटा बहुत इजी है। द टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पढ़ा होगा बेटा आपने, सेक्शन 112 ऑन अदर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट इज रिड्यूस फ्रॉम, वाह 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 काबिल तारीफ भाई, 20% से रेट कितना हो गया है 12.5%, कितना मजेदार है। While on the other hand, the indexation benefit that previously was availed on sale of long-term assets has been done away। लेकिन अगेन भाई टैक्स रेट तो कम कर दिया, बहुत बढ़िया, लेकिन इंडेक्सेशन रखा है, हटा दिया, हटा दिया। भाई इंडेक्सेशन होता तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा हो जाती, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ज्यादा हो जाती, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंप्रूवमेंट ज्यादा होती तो ऑटोमेटिकली गेन कम निकल कर आता। लेकिन इधर टैक्स रेट कम करा और दूसरी तरफ बताओ क्या चेंज करा, दूसरी तरफ इंडेक्सेशन को भी हटा दिया। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है, इसे आप प्लीज ध्यान रखना अपने एग्जाम्स के लिए। यस सर। चलो बच्चे आगे देखना। सो एनी सेल ऑफ लॉन्ग टर्म असेट मेड फ्रॉम 23 जुलाई 2024, 23 जुलाई 2024 से जो भी सेल हो रहा है विल अट्रैक्ट, उस पर रेट तो 12.5% लगाएंगे, लेकिन विदाउट इंडेक्सेशन, उस पर कोई इंडेक्सेशन नहीं देंगे। कितनी वो वाली बात है कि भाई टैक्स रेट तो कम हो गया लेकिन इंडेक्सेशन भी हट गया, अब कोई इंडेक्सेशन मिलेगा नहीं। 23/7/2024 ये दिन प्लीज ध्यान रखिएगा, है ना, 23/7/2024। खास तौर पे कैपिटल गेन चैप्टर में तो आपको याद रख के ही जाना पड़ेगा। However, it is to be noted that प्रोविजन रिगार्डिंग अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ एफएमबी, बेटा एफएमबी आप 1/4/2001 के हिसाब से उठा रहे होगे, ऐसा इसमें ऐसा कोई चेंजेस नहीं है ना। तो बस आपको ये ध्यान रखना है 112 सेक्शन 112 में ये वाला चेंज है जो आपको पेपर के लिए ध्यान रखना है। तो 111 ए बी में भी है, 111 में भी है और 112 ए में भी है, ये तीनों 112 में भी है, तीनों में आपके अंदर चेंजेस है। तो प्लीज उसे देखकर जाना आराम से। चलो सर आगे बेटा ये देखो क्या गजब का वर्ड लिखा हुआ है, ग्रैंडफादरिंग ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट। कह रहा है इंडेक्सेशन बेनिफिट अब ग्रैंडफादर की हो चुका है, मतलब अब वो है या धीरे धीरे खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है।
खत्म कर दिया, उसके लिए वर्ड लिखा हुआ है। फाइनेंस एक्ट 24 टू डिसकंटिन्यू, हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, हटा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। द इंडेक्सेशन बेनिफिट फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, बेटा वैसे भी लॉन्ग टर्म पे लगता था, हमारे को पता है। शॉर्ट टर्म में वैसे भी इंडेक्सेशन का कोई लेना देना नहीं होता, ना सीओए में ना सीओआई में, किसी में भी इंडेक्सेशन का लेना देना नहीं था शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में था, उसको भी हटा दिया। ठीक है सर। उन गेन्स के लिए, उन एलटीसीजी के लिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए जो 23/7/2024 के बाद कमाए हैं, मतलब 23/7/2024 है, उसके बाद कोई भी मैं कैपिटल गेन कमा रहा हूं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला, तो उसमें इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। फिर आगे बताता है, इंसर्टेड प्रोविजन, एक प्रोविजन आया है 112 के अंदर, यही चल रहा है बेटा 112, ठीक है, ऑफ द आईटीए, बोले तो इनकम टैक्स एक्ट, टू प्रोवाइड दैट ऑन द ट्रांसफर ऑफ ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, एलटीसीए, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एलटीसीए, विच इज प्रॉपर्टी, जो कि प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, दोनों है, अ रेजिडेंट इंडिविजुअल और अ रेजिडेंट एचयूएफ हैज द ऑप्शन, इन लोगों को ऑप्शन है टू पे टैक्स ऑन द लोअर ऑफ, या तो आप 20% वाले पे टैक्स दे दो, लेकिन 20% विद इंडेक्सेशन, और अगर आपकी मर्जी, अगर आपको 12.5% वाले पे देना है तो 12.5 दे दो, लेकिन विदाउट इंडेक्सेशन, गेन विदाउट इंडेक्सेशन, वेयर द प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड बिफोर 23 जुलाई 2024 एंड ट्रांसफर्ड ऑन और आफ्टर दैट डेट। इट मींस बेटा ध्यान सुनना, मैंने आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, ध्यान सुनना, कैपिटल गेन के अंदर ये बात क्या कह रही है, ध्यान से, परचेज करा है वो भी 23/7/24 के बाद, प्रॉपर्टी जो मैंने परचेज करी थी और बेची भी है, सेल भी करी है 23/7/2024 के बाद, मतलब अभी वाला जो पीरियड चल रहा है, जो भी नया वाला समय चल रहा है, इस डेट के बाद वाला समय चल रहा है, इसमें कुछ भी खरीदोगे बेचोगे तो इसमें तो वो क्लियर कर रहा है 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, डन। लेकिन अगर ध्यान देने वाली बात है, खरीदा था पहले, खरीदा था 23/7/2024 से अर्लियर, ठीक है, और अब बेच रहे हैं, अभी सेल कर रहे हैं 23/7/2024 के बाद, तो बेटा 23/7/2024 के बाद सेल कर रहे हैं, खरीदा पहले था, तो अब ये आपके पास ऑप्शन है कि आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, 20% वाले पे भी दे सकते हो, लेकिन 20% में इंडेक्सेशन मिल जाएगा, या 12.5% पे भी दे सकते हो, एज यू लाइक, लेकिन 12.5% पे इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। बस ये छोटी सी बात ध्यान रख के जानी है, डन ना। पेपर में किसी भी चीज पे क्वेश्चन बन सकता है, दोनों ही बात का, इस पे चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि बेटा 23/7/2024 के बाद ही खरीदा है, 23/7/2024 के बाद ही बेचोगे, तो लॉन्ग टर्म बनने में अभी उसे समय लग जाएगा, 24 महीने बाद क्वेश्चन बनने वाला है इसके ऊपर, अभी इसके ऊपर चांसेस ज्यादा है। आई होप ये वाली बात भी क्लियर होगी। यस सर, अभी तक बेटा हम तीसरे चौथे पांचवें पॉइंट पे चल रहे हैं। आगे लिखा हुआ है एलटीसीजी, ये हो गया था हमारा, हाँ ये वाला हो गया बेटा, लाइन से सारे खत्म करने हैं। एलटीसीजी ऑन द सेल ऑफ अनलिस्टेड सिक्योरिटीज और शेयर्स बाय ए नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर, अगेन बेटा एलटीसीजी की बात है, सेक्शन 112, कैपिटल गेन के अगर चेंजेस आपने अच्छे से कर लिए, इट मींस सब अच्छे से कर लिया, सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल गेन का ही चेंजेस है। आओ पढ़ते हैं ध्यान से, क्या लिखता है बेटा, अमेंडमेंट जरूर देखकर जाना, टैक्स जैसे पेपर में अमेंडमेंट का काफी ज्यादा रेलिवेंस होता है, अगर आप इसे इग्नोर करके जाओगे तो ये हानिकारक हो सकता है मार्क्स के लिए, है ना। चलो देखना बच्चे, सेक्शन 112 ऑफ द एक्ट इज अमेंडेड टू एलटीसीजी अर्न बाय नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर, कौन से टैक्स पेयर, नॉन रेजिडेंट, ठीक है, ऑन द सेल ऑफ अनलिस्टेड सिक्योरिटीज और शेयर्स ऑफ ए कंपनी other than a company in which public are substantially interested, मतलब closely held company है, without giving effect to the first and second provisos to section 48, ये सब हमारे काम का नहीं है, नीचे लास्ट में बताएगा हमारे काम का क्या है, पता है हमारे काम का क्या है, हमारे काम का है बस टैक्स रेट बढ़ गया है और कुछ नहीं है, लास्ट में लिखा हुआ है द टैक्स रेट ऑफ सच गेन्स, ये जो नॉन रेजिडेंट का सिक्योरिटीज और शेयर्स वाला गेन है, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज और गेन्स का पॉइंट है, इसमें सिर्फ ये वाली बात है, द रेट ऑफ सच गेन्स इज 10%, पहले 10% था बिफोर 23/7/24 एंड 12.5% फॉर सेल ऑन और आफ्टर दैट डेट, अब ये 12.5% हो चुका है, तो बस टैक्स रेट चेंज हुआ है। इट मींस जब आप रिवाइज कर रहे होगे एग्जाम्स के लिए तो आप क्या करना, आप 111 ए 112
तो अच्छे से पढ़कर जाना भाई। ये सारे टॉपिक हमारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये चेंजेस वाले टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, कैपिटल गेन वाले खास तौर पे। बताओ जी, यहां तक क्लियर है? यस सर, यहां तक क्लियर है। चलो आगे करते हैं। बेटा कुछ चेंजेस है टीडीएस रेट्स में, आप याद रखे जाइएगा। लाइक फाइनेंस एक्ट 2024 ने कुछ बहुत सारी जगह पे, इसमें और अगली स्लाइड में हम ये देखने वाले कुछ टैक्स रेट चेंज करें। तो क्या क्या टैक्स रेट चेंज है, आओ एक बार उनको देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। 194D पढ़ा होगा आपने, अगर सिलेबस खत्म हो रखा है आपका तो। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कमीशन इन केस अदर देन कंपनी, तो कमीशन है इंश्योरेंस कमीशन, इसके ऊपर 5% से रेट 2% हो गया, लेकिन इसकी एप्लीकेबिलिटी 1 अप्रैल 2025 से है। ठीक है, अब बाकी वाले 1 अक्टूबर 24 से है। तो आपके पेपर में इन वाले का, ये जो नीचे वाले हैं, इनके क्वेश्चन बनने के चांसेस ग्रेटर है ना। तो ये ज्यादा ध्यान से देखिएगा। 194DA जो कहता है लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी का जो पेमेंट करते हैं उस पे 5% से 2% हो गया। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अभी क्या ध्यान रखना है, इस अमेंडमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ध्यान रखना है। 194DA 5 से 2 हो गया, ठीक है। 194G कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट, इसमें भी 5% से कमीशन घटकर कितना हो गया, 2। भाई सरकार टीडीएस कम काट रही है, और क्या चाहिए आपको जीवन में, इससे मतलब इससे बेहतरीन और क्या लोगे आगे। 194H कमीशन अगेन ब्रोकरेज का कितना, 5 से सर 2%। 194IB पेमेंट ऑफ रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल, 5% से अगेन 2%। 194M पेमेंट ऑफ सर्टेन सम बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स, 194M जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अभी मैं वो पढ़ाने लगूंगा ना तो बेटा ये बहुत डिटेल हो जाएगा। अभी तो बस मेरे को जो रेलिवेंट चेंजेस है वो दिखा रहा हूं कि 194M में क्या चेंज हुआ। ठीक है, तो बेटा चेंज हुआ 5 से 2%, अगेन 1 अक्टूबर 24 से रेलिवेंट है। 194O पेमेंट ऑफ सर्टेन सम बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, इनके लिए 1% से 0.1% कर दिया। तो ये सारे चेंजेस हो चुके हैं, रेट्स कम हुए हैं, अलग अलग टीडीएस के अंदर अलग अलग रेट्स कर दिए गए हैं। बेसिकली ज्यादातर में क्या, सब में ही ये टीडीएस के रेट बढ़े हैं या घटे हैं, घटे हैं। डन ना। घटने का मतलब पता है क्या हुआ, अब मेरा टैक्स कम कटेगा तो मेरे पे ज्यादा पैसा आएगा, मेरा वर्किंग कैपिटल, मेरे हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, है ना। इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए है ये, ताकि लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा बचे, ये इसका मकसद है। चलिए आगे देखते हैं सर। बेटा एक नया सेक्शन है 194T, पहले नहीं था ये, फाइनेंस एक्ट 24 में आया 194T। क्या कहता है ये 194T, देखो हेडिंग से ही नजर आ रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ टीडीएस ऑन पेमेंट मेड टू पार्टनर्स बाय फर्म्स। पार्टनरशिप पे लग रहा है, इतना तो समझ में आ गया। अब कितना परसेंट लग रहा है, कैसे लग रहा है, वो हम नीचे पढ़ लेते हैं। बेटा पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, प्लीज ध्यान से पढ़ के जाइएगा। 194T देखते हैं बच्चे ध्यान से। द फाइनेंस एक्ट 24 इंट्रोड्यूस अ न्यू टीडीएस प्रोविजन। पिछले वालों में टैक्स रेट चेंज हुए और इन वाले में नया प्रोविजन आ गया। मेड बाय द फर्म्स, दैट इज इट कवर्स बोथ पार्टनरशिप फर्म एज वेल एज एलएलपीज, दोनों कवर हो रहे हैं। टू द पार्टनर्स बाय वे ऑफ सैलरी, जो भी सैलरी है, रेम्यूनरेशन है, इंटरेस्ट है, बोनस है, कमीशन है, जो भी पेमेंट कर रहे हैं। सो नाउ एनी पेमेंट बाय अ फर्म ऑफ द अबव नेचर, जो भी हो, रेम्यूनरेशन हो, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन, जो भी हो, अगर वो 20,000 से ज्यादा है, सेल भी सब्जेक्ट टू, तो भाई उस पर 10% का टीडीएस है। 1 2 नहीं, 5 भी नहीं, 10% का। अगर कोई फर्म अपने पार्टनर को पेमेंट कर रही है रेम्यूनरेशन के नाम पे, इंटरेस्ट, कमीशन, बोनस, तो सबके ऊपर 10% तक टीडीएस कटने वाला है। तो ये ध्यान रख के जाना है। बाकी अगर मैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसमें तो रेट चेंज हुआ, लेकिन इधर तो भाई पूरा का पूरा नया ही आ गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये जेड तक ले जाने वाले, टी तक तो आ ही गया, जेड अब ज्यादा दूर नहीं है। चलो आगे देखते हैं सर। आगे क्या है बच्चे, आगे ये आपने वैसे भी शायद ओरिजिनल पढ़ ही रखा होगा, और मैं बता देता हूं। बेटा पीजीबीपी का पॉइंट है, पीजीबीपी वहां पे बहुत सारे खर्चे अलाउड होते हैं, डिसअलाउड होते हैं ना, वहीं से रिलेटेड है, लिमिट्स के चेंजेस है और कुछ नहीं। ऑन द फर्स्ट 6 लाख, भाई बुक प्रॉफिट निकालने का भी तरीका बता रखा होता है उसके अंदर, है ना। यस सर। तो जो फर्स्ट 6 लाख रुपए हैं, या फिर अगर लॉस है तो मतलब अप टू रुपीज 6 लाख, चाहे मैं लॉस में क्यों ना हूं, 6 लाख के प्रॉफिट तक ये नियम है। कितने पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन अलाउड है, इससे ऊपर जो भी होगी
वो वाली क्या कर देंगे, डिसअलाउड, एड बैक कर देंगे। यस सर। अब कितनी अलाउड है वो देख लेते हैं। ₹3,00,000 और 90%, या तो 3 लाख, ये तो फिगर ही बता दिया, कोई परसेंटेज नहीं है, 3 लाख, या बुक प्रॉफिट का 90%, या तो 3 लाख या तो जितना बुक प्रॉफिट है, बुक प्रॉफिट जितना है लेकिन अप टू 6 लाख वाला, उस केस में उसका 90%। मान के चलो 6 लाख है तो 6 लाख का 90% कितना हो गया, 5,40,000। तो 5,40,000 और 3 लाख, विच एवर इज हायर, कितना हो गया, 5,40,000। आई होप समझ में आया होगा। इट मींस अप टू 6 लाख तक का प्रॉफिट है, अप टू 6 लाख तक का प्रॉफिट है, या तो 3 लाख या फिर 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, विच एवर इज हायर, आपको डिडक्शन के तौर पे मिल जाएगा, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा, मान के चलो बेटा हमारा आया 5,40,000, है ना, और मैंने दे रखा है, हमारी फर्म ने दे रखा है 8 लाख रुपए, तो बेटा जितना भी एक्स्ट्रा पे कर रखा है ना, 5,40,000 तो अलाउड हो जाएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा एक्सेसिव पोर्शन है, एक्सेस पोर्शन है, वो क्या कर दिया जाएगा, डिसअलाउड। आई होप ये भी क्लियर होगा, है ना, ये काम का है। आगे, अब बेटा जो रिमेनिंग बैलेंस है, लेट से हमने कमाए थे 10 लाख रुपए, तो 6 लाख तो ऊपर ही चले गए, अब बचे हुए 4 लाख, तो बेटा बचे हुए 4 लाख पे 60%। तो इन शॉर्ट टोटल डिडक्शन अगर निकालनी है, टोटल कितना अलाउड है, अगर मेरे को वो निकालना है, तो बेटा अगर 6 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट है, तो ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट था, ये फर्स्ट वाला पॉइंट में जितना आएगा प्लस ये वाला सेकेंड वाला, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो इतना अलाउड है, इसके ऊपर जो भी पे करेंगे वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। पीजीपीपी के क्वेश्चन में रेडी होकर जाना, बन सकता है ये टॉपिक अलग से कोई 3-4 नंबर का क्वेश्चन के चांसेस थोड़े से कम है, हाँ, लेकिन क्वेश्चन का पार्ट बनकर जरूर आ सकता है। अगर 3 नंबर का भी क्वेश्चन बनाना हो तो इंस्टीट्यूट बहुत आराम से बना सकता है। एक बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन डाल देगा, जिसमें आपको पता होना चाहिए क्या क्या जुड़ता है, क्या क्या नहीं जुड़ता, फिर उसके बाद उसका ये वाले प्रोविजन पे बेस 3-4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। बताओ समझ में आया बच्चे यहां तक? अगर आया तो फटाफट बताओ, अगर नहीं आया तो भी फटाफट बताओ, क्योंकि अब हम एंजल के पास जाएंगे। एंजल, हाँ एंजल, ये देखो, ये रहे हमारे एंजल। एंजल इन्वेस्टर सुना होगा आपने ना, एंगल नहीं, एंजल, एंजल। तो बेटा एंजल टैक्स का कुछ ना एबोलिशमेंट हुआ है, कुछ खत्म हुआ है, तो खत्म वाले क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट कम ही बनाएगा, जो नया है उस पर सवाल ज्यादा बनते हैं। लेकिन आओ एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है बेटा। सेक्शन 56 आई होप सबने सुना होगा, अदर सोर्सेस से रिलेट करता है। ओके यस, क्या लिखा हुआ है देखते बच्चे। आपने एंजल इन्वेस्टर सुना होगा, जो कंपनी के, ये बचपन में बिजनेस में भी सुना होगा, वैसे भी आपके नॉलेज में होगा, जो कंपनी के स्टार्टअप कंपनीज होती है उनमें फंडिंग का काम होता है इन लोगों का, है ना। एंजल इन्वेस्टर होते हैं, इनकी बदौलत ही कंपनी थोड़ा सा ग्रो कर पाती है, शुरुआत में पैसा लगा देते हैं इस वजह से, ठीक है। अब क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। कुछ चीज हटी है, क्या हटी है, लेट्स सी। द एंजल टैक्स प्रोविजन ऑफ सेक्शन 56 हैज बीन प्रपोज्ड टू बी रिमूव्ड। रिमूव करने के लिए प्रपोजल जा चुका है, हो चुका है। एंजल टैक्स इज अ टैक्स लिवाइड ऑन द कंपनीज, ये वो टैक्स है जो कंपनियों पे लगता था, दैट इशू फ्रेश शेयर्स, जो नए शेयर इशू कर रहे हैं, टू इन्वेस्टर्स, बेटा यही है एंजल इन्वेस्टर। हम फ्रेश शेयर इशू कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को एट अ प्राइस अबव द कंपनीज फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पे दे रहे हैं ताकि ज्यादा पैसा आए, कंपनी को फंड्स चाहिए शुरुआत में काम करने के लिए। द एक्सेस ऑफ द इशू प्राइस ओवर एंड अबव द एफएमबी, जो भी इशू प्राइस था एफएमबी के ऊपर, एफएमबी थी, फेयर मार्केट वैल्यू थी 100 रुपए, हमने 120 का इशू करा, तो जितना भी एक्स्ट्रा पोर्शन था 20 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, द एक्सेस ऑफ द इशू प्राइस ओवर द एफएमबी वाज मेड टैक्सेबल, उसके ऊपर टैक्स लगता था सेक्शन 56 में एज एन एंजल टैक्स, इसे एंजल टैक्स कहते थे। इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, कंपनी के हाथ में टैक्स लगता था कि भाई तुम्हारे को ज्यादा पैसा मिल गया, पढ़ते हो ना अदर सोर्स में 50,000 से ज्यादा का कुछ मिलता है तो टैक्स लग जाता है, सेम ऐसे ही भाई कोई चीज जो थी 100 रुपए की उसे मैं इशू कर रहा हूं 120 की, तो कंपनी को एक्स्ट्रा मिला है, इसलिए कंपनी को उस पर टैक्स देना पड़ रहा था, ये हो रहा था पहले। आई होप ये समझ में आया होगा। नाउ द स्टार्टअप इकोसिस्टम विल बेनिफिट, अब हमने इस सारी चीज को रिमूव कर दिया है, दिस प्रोविजन इज रिमूव, द स्टार्टअप इकोसिस्टम विल बेनिफिट, अब इससे वो लगातार पैसा रेज कर पाएंगे। आपको समझ में आया होगा हुआ क्या है। अब जो एंजल टैक्स लग रहा था कंपनी के ऊपर कि भाई उसे 100 रुपए की चीज 100 रुपए का शेयर देकर 120 रुपए मिले, तो 20 रुपए पे टैक्स लग रहा था,
अब वो टैक्स खत्म हो गया, तो कंपनी को अब राहत की सांस आई। स्टार्टअप कंपनी को थोड़ा बल देने के लिए, थोड़ी शक्ति देने के लिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस देने के लिए ये वाला प्रोविजन हुआ। मतलब ये टैक्स हटा ही दिया ताकि जो स्टार्टअप कंपनियां उनको ग्रोथ करने में आसानी हो सके। एक बार ना मैं चाहूंगा आप ये वाला पॉइंट रीड आउट कर लो जल्दी से। 9 पॉइंट हो गए हैं बच्चे, जल्दी से रीड आउट कर ले। शुरू करें आगे सर? यस सर, शुरू करते हैं। चलो सर, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट अब हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। बहुत छोटा है बेटा, बहुत ही छोटा पॉइंट है। बस फॉरेन कंपनीज पे जो टैक्स का रेट है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट है, वो 40 से 35% है, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। फाइनेंस एक्ट 2024 ने ये रिड्यूस कर दिया है, तो फॉरेन कंपनीज के लिए सौगात है कि 40% की जगह 35% का टैक्स रेट है। याद रख के जाइएगा, एमसीक्यूज होते तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी ये बात, लेकिन वैसे भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रख के जाइएगा, इसमें कुछ समझा लाइक एज सच है नहीं। चलिए, टैक्स रेट कम हो चुका है फॉरेन कंपनीज के ऊपर। यस बेटा, अगला इंक्रीज डिडक्शन ऑन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम। बेटा ये शायद आपने पढ़ रखा है, आई डोंट नो, डिडक्शन चैप्टर आपने हो रखा है नहीं हो रखा, आप जहां पे भी पढ़ रहे थे नहीं हो रखा तो ये चीज ध्यान दे लेना, क्योंकि 80C के ऊपर बनता है। डिडक्शंस का रेलेवेंस धीरे धीरे नो डाउट कम हो रहा है, लेकिन जिन्हें भी मिल रही है उनके लिए बहुत काम का है। देखना, एक लिमिट बढ़ी है, लिमिट इंक्रीज हुई है, तो अच्छी बात है ना एसएससीज के लिए। यस सर, क्या इंक्रीज हुआ है? सेक्शन 80 CCD। बेटा कहां की बात है ये है चैप्टर 6A डिडक्शंस, 80 वाली सीरीज है ना। यस सर, सेक्शन 80 CCD कैफे कॉफी डे नहीं, नाम है उसका, प्रोवाइड्स डिडक्शन फॉर द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का नहीं, एम्प्लॉयर जिसने जॉब दी है, टू द पेंशन स्कीम अप टू 10%। पहले 10% था, लेकिन अब फाइनेंस एक्ट 2024 से इसको बढ़ा दिया गया है, डिडक्शन लिमिट बढ़ गई है। अब कितने परसेंट तक का मिल जाएगा? 14% तक का मिल जाएगा। पहले 10 था, नाउ इट हैज बीन इंक्रीज अप टू 14% अंडर सेक्शन 80 CCD। ओके, यस, अगेन छोटी सी अमेंडमेंट थी लेकिन रेलिवेंट थी। आगे देखते हैं बच्चे, एसटीटी ऑन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। कुछ नहीं बेटा, बस टैक्स रेट थोड़े से बढ़ गए हैं और कुछ नहीं है, बस टैक्स रेट में चेंज है और कुछ नहीं। और ऐसे टैक्स रेट में चेंज है जिसका हमारे लिए जनरली क्वेश्चन बनते भी बहुत कम ही है ना। ये जो स्टॉक मार्केट में डील करते हैं उनके लिए ज्यादा रेलिवेंट है। द सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, आपने सुना होगा, एसटीटी सिक्योरिटीज मार्केट में लगता ही है, हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम, इंक्रीज बढ़ चुका है 0.0125। देखो पहले कितना कम था, 0.0125, अब ये बढ़ाकर हो चुका है 0.02। अभी भी कम ही है, ठीक है ना, मतलब एकदम मामूली सा बढ़ा है। लेकिन ये फिगर ना है मामूली सी, लेकिन इसका इतने ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होती है और वॉल्यूम इतना ज्यादा होता है ना कि ये फिगर भी अच्छी खासी नजर आने लग जाती है। दूसरी तरफ जो ऑप्शंस के ऊपर, ऑप्शन सुना होगा बेटा, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, जो ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर जो है उसके ऊपर हमारा भी बढ़ चुका है, 0.0625 से लेकर 0.1 बढ़ चुका है। इट मींस ये टैक्स रेट्स में बदलाव हुआ है एसटीटीज वाले में। हमारे क्वेश्चनों में इसके चेंजेस बहुत कम आपको देखने को मिलने वाले हैं। बताओ सर, ये भी क्लियर है? यस सर, छोटा ही पॉइंट था। चलो ये आ गया अब बड़ा, इसे मैं ना आपको पहले थोड़ा सा समझा देता हूं। बेटा सेक्शन 192 पढ़ा हमने? यस सर, 192 पढ़ा है हमने। 192 के अंदर ना टीडीएस निकालते हो आप सैलरीड क्लास लोगों की, है ना, टीडीएस निकालते हो सैलरीड क्लास लोगों की। तो उसमें सारी इनकम को कंसिडर किया जाता है कि इंडिविजुअल कहां कहां से क्या क्या पैसे कमाता है, फिर जितना भी उसका टीडीएस बन रहा है उसे पूरे साल का फिर एवरेज निकालते हैं और हर महीने टीडीएस काटने लग जाते हैं उसकी हर महीने की सैलरी से, ठीक है। इसमें ना एक प्रॉब्लम हो रही थी कि इस कैलकुलेशन को करते वक्त टीसीएस को इग्नोर किया जा रहा था। टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, को इग्नोर किया जा रहा था। तो अमेंडमेंट बस इतनी सी है कि टीडीएस 192 में कैलकुलेट करते वक्त टीसीएस को भी कंसिडर करेंगे, नथिंग एल्स। मतलब ऐसा ना हो कि भाई टीसीएस तो है ही तो इसे भी तो इन कैलकुलेशन का पार्ट बनाओ, पहले नहीं बन रहा था, गलत हो रहा था, अभी ठीक कर दिया। तो देखना बच्चे, ये लिखा हुआ ज्यादा है लेकिन समझने के लिए बहुत आसान है ना। आओ देखना, सेक्शन 192 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। टीडीएस लगता है सैलरी के ऊपर, हमें पता है। फर्दर सबसेक्शन 2 भी कहता है 192 का, प्रोवाइड फॉर कंसिडरेशन ऑफ इनकम अंडर एनी अदर हेड।
किसी और हेड में कोई इनकम है तो उन सबको भी देखते हैं। इफ एनी डिडक्टेड देयर ऑन टू बी टेकन, किसी और इनकम पे कोई टीडीएस कटा है तो उन सबको अकाउंट फॉर करते हैं। किसी और मैं सैलरी के अंदर टीडीएस काट रहा हूं, लेकिन अगर मेरा किसी और इनकम से भी कोई टीडीएस कटा है तो टीडीएस को तो कंसिडर कर रहे थे, टीडीएस को तो कंसिडर कर रहे थे 192 के टीडीएस के लिए, बाकी सेक्शनों के टीडीएस को, लेकिन टीसीएस को कंसिडर नहीं कर रहे थे। तो अलाइनमेंट खराब हो रखा था, अलाइनमेंट को मैच करने के लिए टीसीएस के प्रोविजंस को भी लाया गया। तो यही लिखा हुआ है बेटा, रिप्रेजेंटेशन हैज बीन रिसीव्ड दैट क्रेडिट ऑफ टीसीएस पेड शुड आल्सो बी अलाउड। भाई टीडीएस का क्रेडिट मिल रहा है, टीडीएस मेरा पहले कट चुका है तो अब थोड़ा कम हो गया 192 में, तो ऐसे टीसीएस भी तो होना चाहिए। तो इसलिए टीडीएस के साथ साथ टीसीएस को भी साथ में चिपका दिया गया और कुछ नहीं। लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी मिनिस्ट्री को और उन्होंने चेंज कर दिया। टीसीएस पेड शुड बी अलाउड व्हाइल कंप्यूटिंग अमाउंट ऑफ टीडीएस ऑन सैलरी। सैलरी के ऊपर टीडीएस निकालते वक्त टीसीएस को भी अलाउड करवाओ एम्प्लॉइज के, ठीक है, ताकि कैश फ्लोज की दिक्कत ना हो, पैसा मतलब आ जाए, लोगों की जेब में पैसा रुके नहीं। सिमिलरली ऑल टीडीएस मे बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस। भाई सारे टीडीएस तो इंक्लूड हो रहे थे कैलकुलेशन के लिए, लेकिन टीसीएस नहीं हो रहा था, सब कुछ चेंज कर दिया। अब हमारे लिए क्या चेंज कर दिया, इन ऑर्डर टू ईज कंप्लायंस, ये पिछले वाले के कंटिन्यूएशन में एन अमेंडमेंट हैज बीन मेड, एक अमेंडमेंट आई गई कि स्कोप बढ़ा देंगे। स्कोप में क्या बढ़ेगा बेटा, टीडीएस के साथ इंक्लूड करने के लिए जब कैलकुलेशन करोगे 192 की, तो टीडीएस के साथ टीसीएस को भी कंसिडर कर लेना, बस इतना ही। 192 में जो सैलरी का टीडीएस निकालने के लिए हम अदर सेक्शंस के टीडीएस को रेलिवेंट बना रहे थे, उनको कंसिडर कर रहे थे, टीसीएस को नहीं कर रहे थे, तो अब उसको भी करने लग गए, बस ये चीज। आई होप ये क्लियर हो गया। यस सर। अब बेटा आगे देखते हैं, एक एक करके जितनी होगी सारी करेंगे। अब है हमारी 14th। कुछ लेट आपने पढ़ रखा होगा बेटा, लेट टीसीएस के ऊपर टीडीएस के ऊपर भी पेनल्टी लगती है, 1%, 1.5%, अलग अलग जगह पे अलग अलग है। लेकिन एक जगह मिसमैच हो रखा था, उस मिसमैच को ठीक कर दिया। बस 1% था सेम चीज को लेकर, कहीं 1.5% था, तो दोनों को ना 1.5 कर दिया, बढ़ा इक्वल कर दिया। तो यही है बस, और कुछ नहीं बचे। अब देखना, अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट फॉर, अलाइनमेंट मतलब मैच करना, ऑफ इंटरेस्ट रेट फॉर लेट पेमेंट टू द गवर्नमेंट अकाउंट्स ऑफ टीसीएस। टीसीएस से रिलेटेड है। सेक्शन 206 पढ़ा होगा बेटा आपने, टीसीएस का टैक्स कलेक्टेड सोर्स का अलग अलग चीजों पे हो गया, स्क्रैप वगैरह पे, इन सारी चीजों पे है ना, हाँ, वेस्टेज वगैरह पे। सेक्शन 2 मोटर व्हीकल पे, ऑफ द एक्ट प्रोवाइड फॉर कलेक्शन ऑफ टीसीएस ऑन बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन एल्कोहल, लिकर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, स्क्रैप, इन सब पे अलग अलग टीसीएस रेट है। सबसेक्शन 7 कहता है 206 का, प्रोवाइड दैट पर्सन हु फेल्स टू कलेक्ट टैक्स, वो जो टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाया, टीडीएस में डिडक्ट नहीं कर पाया, यहां कलेक्ट नहीं कर पाया, और आफ्टर कलेक्टिंग, भाई देखो कलेक्ट कर लिया लेकिन फेल्स टू डिपॉजिट द सेम टू द क्रेडिट ऑफ गवर्नमेंट। यहां पे कहता है कलेक्ट ही नहीं करा, दूसरे में कहता है कलेक्ट कर लिया लेकिन सरकार को जमा नहीं करवाया, तो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी लायबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1%। उनके ऊपर 1% का पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, एक दिन का भी डिले हुआ ना तो पूरा 1% का ब्याज लग जाता है, ये आपने पढ़ा हुआ होगा। ऑफ द सच अमाउंट ऑफ टैक्स, ठीक है, ये बात तो थी नॉर्मल कि 1% की पेनल्टी लग जाती थी, इंटरेस्ट लग जाता था, सॉरी। अब क्या है, क्या अलाइनमेंट वो देखते हैं। इट वॉज नोटेड दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल टू लेट कलेक्शन एंड लेट डिपॉजिट ऑफ टीसीएस आर नॉट इन लाइन। लेट डिडक्शन, लेट कलेक्शन और लेट डिपॉजिट के प्रोविजंस मिसमैच हो रहे थे, अलाइन नहीं थे। ऑफ सेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 201 पर्टेनिंग टू लेट डिडक्शन डिपॉजिट ऑफ टीडीएस, टीडीएस कुछ और कह रहा था, टीसीएस कुछ और कह रहा था। भाई दोनों तो एक ही नेचर के हैं, मतलब दोनों का मोर और लेस काम तो एक ही है, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना। तो मिसमैच हो रहा था, अलाइनमेंट लाने के लिए दोनों जगह ही 1.5 कर दिया। तो लिखा हुआ है a higher rate of 1.5% is applicable where tax has been deducted। बेटा deducted TDS में 1.5 था और अभी आपने पढ़ा TCS में 1% था, हो गया मिसमैच। इसे अलाइन करना जरूरी था, तो अलाइनमेंट आ चुकी है। बट हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड, ये वाली लाइन नॉर्मल से लिखिए। एज इट डिप्राइव्स द डिडक्टिव ऑफ टैक्स क्रेडिट डज नॉट रीच द सेंट्रल गवर्नमेंट इन टाइम, सेम डिफिकल्टी इज आल्सो फेस्ड बाय कलेक्टिंग। भाई प्रॉब्लम आ रही थी, तो प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ये किया हमारा चेंज। टू अलाइन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट को अलाइन करने के लिए ऑन फेलियर टू पे टू गवर्नमेंट अकाउंट आफ्टर कलेक्शन ऑफ टैक्स एन अमेंडमेंट हैज बीन मेड। एक अमेंडमेंट करी गई, क्या करी गई, टू स्पेसिफाई दैट सिंपल इंटरेस्ट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स। बेटा ध्यान देना,
simple interest for non-payment of tax collected at source to the government account is to be increased from 1% to 1.5%. मतलब पहले 1% लग रहा था नॉन पेमेंट पे, अब अलाइनमेंट करने के लिए कितना कर दिया 1.5, बस यही पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ. इन शॉर्ट, जब हम कलेक्शन करने के बाद लेट जमा करवा रहे हैं, नॉन पेमेंट हो रहा है, तो पहले मिसमैच था टीडीएस और टीसीएस के लिए प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उसको ठीक करने के लिए इंटरेस्ट अब सेम कर दिया गया 1.5%. बस इन 14th नंबर जो हमारी अमेंडमेंट है ना, इसमें सिर्फ आप ये वाला पॉइंट पढ़कर जाना और कुछ पढ़कर मत जाना, सिर्फ ये वाली चीज आप एग्जाम्स के लिए देख कर जाना, नथिंग एल्स. बताओ बच्चों, यहां तक की बात क्लियर है? यस सर, यहां तक की बात क्लियर है. चलो इसके बाद अगेन एकदम छोटी सी बात है, क्लेमिंग क्रेडिट फॉर टीसीएस ऑफ माइनर इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट. बेटा आपने माइनर के साथ क्लबिंग के टॉपिक्स देखे होंगे, है ना? तो क्लबिंग के दौरान ना टीसीएस को इग्नोर किया जा रहा था. क्यों भाई? इनकम क्लब कर रहे हो तो टीसीएस को भी तो क्लब करो, तो वही है बस, और कुछ नहीं है. आओ देखते हैं. छोटी सी बात है बच्चे, देखने में बड़ी लग रही है ना, लेकिन बहुत छोटी है, पढ़िएगा. क्लेमिंग क्रेडिट फॉर टीसीएस, टीसीएस का क्रेडिट भी क्लेम करेंगे ऑफ माइनर इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट. माइनर इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट का मतलब क्या हो रहा है बेटा? माइनर इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट का मतलब हो रहा है क्लबिंग प्रोविजंस. पढ़ते हैं. सेक्शन 206 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर कलेक्शन ऑफ टीसीएस ऑन बिजनेस ऑफ अल्कोहल. ये बता रहा है 206 में किसकी बातें होती है, ठीक है? आगे लिखता है रिप्रेजेंटेशंस, लोगों ने रिप्रेजेंटेशंस दी, हैव बीन रिसीव्ड दैट देयर इज नो प्रोविजन इन द एक्ट फॉर अलाउइंग क्रेडिट ऑफ टीसीएस टू एनी अदर पर्सन. मतलब जिसके हाथ में क्लब इनकम क्लब हो रही है, उसको टीसीएस का बेनिफिट भी तो मिले. तुम इनकम क्लब कर रहे हो माइनर की मेरे साथ, मेरे बच्चे की मेरे साथ इनकम क्लब कर रहे हो, उसका टीसीएस भी तो क्लब करो. इसका कोई प्रोविजन नहीं था, तो वो चेंज कर दिया गया, अब है. अकॉर्डिंगली एन अमेंडमेंट हैज बीन मेड टू अलाउ द बोर्ड, अब बोर्ड के पास पावर है टू नोटिफाई द रूल्स फॉर केसेस वेयर क्रेडिट ऑफ टीसीएस आर गिवन टू द पर्सन अदर देन कलेक्टी. जो कलेक्टी है उसके अलावा किसी और को मिल जाए, मतलब माइनर की जगह पेरेंट को क्रेडिट मिल जाए, यही चेंज है. हाउएवर टू इंश्योर दैट दिस प्रोविजन इज नॉट मिसयूज, ताकि ये प्रोविजन मिसयूज ना हो, credit of TCS of minor shall only be allowed where the income of minor is being clubbed with the parent. तो चेंज बस इतना सा है, उस माइनर की इनकम जो पेरेंट के साथ क्लब होती थी, उसी माइनर का टीसीएस भी अब पेरेंट को अलाउड हो जाएगा. जब इनकम क्लब हो रही है तो टीसीएस भी तो जाना चाहिए, तो टीसीएस भी चला जाएगा. बस यही दिक्कत थी, इसे रेक्टिफाई कर दिया गया अमेंड करके. बोलो बच्चों, क्लियर है वाली बात? यस सर. आप ये सारी अमेंडमेंट देख कर जाना. आप पॉइंट नंबर 1 से पढ़ रहे हो, अभी हम 16वें पॉइंट तक आ चुके हैं. शुरू करें? यस सर, आओ शुरू करते हैं. बायबैक, किसी ने सुना है कंपनीज एक्ट में बायबैक? किस किसने सुना है? आई होप सुना होगा. बायबैक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कंपनीज एक्ट के लिए. उसके पूरे प्रोविजंस, कंडीशंस आपके कंपनी लॉ में उसका क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन यहां पे हम वो नहीं पढ़ेंगे. यहां तो हमारा टैक्स का नजरिया है. आओ देखते हैं बच्चों ध्यान से. बोथ टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम ऑफ डोमेस्टिक कंपनी फॉर बायबैक ऑफ सेल. ध्यान से पढ़िएगा. बोथ डिविडेंड एज वेल एज बायबैक आर मेथड ऑफ द कंपनी. भाई चाहे बायबैक हो चाहे डिविडेंड हो, दोनों में ही कंपनी अपने रिजर्व्स को, प्रॉफिट को बांट रही है. ठीक है, बांट रही है जी. एक जगह शेयर पकड़ा दिए, एक जगह पैसा पकड़ा दिया, डिविडेंड पकड़ा दिया. ओके, जनरल नॉलेज की बात है. आगे, अकॉर्डिंगली एन अमेंडमेंट हैज बीन मेड, एक अमेंडमेंट करा गया that the sum paid by a domestic company for purchase of its own shares मतलब खुद के शेयर खरीदने के लिए जो पैसा दिया, बायबैक, shall be treated as dividend in the hands of shareholders. वो शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड होगा. डिविडेंड ही होना चाहिए भाई, शेयर्स ही खरीद रहा हूं मैं, तो ये डीम्ड डिविडेंड बन गया बायबैक. आगे, who receive payment from such buyback of shares and shall be charged to income tax at applicable rate. तो इन्होंने क्लियर करा भाई डिविडेंड तो डिविडेंड की तरह टैक्सेबल था ही था, है ना? अदर सोर्सेज में आपने पढ़ा होगा, लेकिन बायबैक भी तो एक तरीके से प्रॉफिट का ही डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो भी तो डिविडेंड की तरह टैक्स होना चाहिए, तो टैक्स होएगा. अब यही कह रहा है. लिखता है नो डिडक्शन फॉर एक्सपेंसेस शैल बी अवेलेबल अगेंस्ट सच डिविडेंड. इसके लिए कोई डिडक्शन भी अलाउड नहीं है. व्हाइल डिटरमाइनिंग द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जब अदर सोर्सेज की इनकम निकाल रहे होगे तो बायबैक के नाम का कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला, टैक्स जरूर लग जाएगा. द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दिस शेयर which have been bought back, इसका COA would be generate as a capital loss in the hands of shareholders as these assets
हैव बीन एक्सटिंग्विश्ड, इनका कैपिटल लॉस भी निकल कर आएगा। भाई कैपिटल लॉस कैसे आया, कोई सोच पा रहा है? क्योंकि अब ये शेयर क्या हो चुके हैं, एक्सटिंग्विश्ड। देयरफॉर व्हेन द शेयर होल्डर हैज एनी अदर कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स और अदरवाइज, अब मेरा कहीं और किसी और से गेन है, subsequently he would be entitled to claim his original cost of acquisition of all the shares, that is the shares either bought back shares finally। ये सारी लाइन बिना मतलब किए बेटा, इसमें पता है बस फाइनली क्या कह रहा है, ये कह रहा है, पढ़ना ये वाली लाइन पढ़ना। डीमिंग वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑफ शेयर्स अंडर बायबैक, वैल्यू निकालने के लिए बात बता रहे हैं तो उसकी वैल्यू हम नील बनाएंगे। अलाउइंग कैपिटल लॉस ऑन बायबैक कंप्यूटेड एज वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसके ऊपर ना मैं आपको ना एक क्वेश्चन करवा दूंगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन में ना आपको ये समझ में रहेगा सीओए कब नील बन रही है और कब कितनी जा रही है, तो लॉस समझ में आएगा। allowing the carry forward of this as capital loss which may subsequently be set off। बेटा बस यही काम कर, जो भी लॉस आया, देखो तुमने टैक्स लगा दिया, मेरी बात समझना, फाइनल बात समझना, सारी बातों की क्रक्स की बात, तुमने टैक्स लगा दिया बायबैक जो हुआ शेयर होल्डर के हाथ में कि भाई ये तो तेरे लिए डिविडेंड है, ठीक है लगा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में जाकर उसी के ऊपर जब कैपिटल गेन निकाला गया तो लॉस निकल कर आ रहा है, तो क्या दिक्कत है? लॉस को तुम कैरी फॉरवर्ड करो, सेट ऑफ करो बाकी प्रॉफिट्स के साथ, बाकी गेन्स के साथ। इट मींस जब एक जगह डिविडेंड लगाया और दूसरी जगह मुझे लॉस मिल रहा है, लॉस आ गया, उन्हीं को जब मैं बेच रहा हूं तो उन पे लॉस भी आ रहा है, तो जब लॉस आ रहा है तो उसको सेट ऑफ करना भी अलाउड है, ये लिखा हुआ है यहां पे, बस और कुछ नहीं। बटन इसके ऊपर मैं आपको ना एक क्वेश्चन यूट्यूब पे क्वेश्चन करवा दूंगा, एक नहीं, जहां जहां मुझे लगता है, इस पे नहीं, जहां जहां मुझे लगता है कि इनके ऊपर कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल होना चाहिए, क्वेश्चन बोले तो एग्जांपल, उसको मैं आपको अलग से करवा दूंगा। अभी सिर्फ मेरा एक मकसद है कि एक छोटे समय में आपके सारे टॉपिक्स एक बार आप गो थ्रू कर लो कि ये चेंजेस हुए। याद करो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 से 75, याद करो फैमिली पेंशन 15 से 25, ऐसे करके अलग 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 चेंजेस होते हुए जा रहे हैं। कुछ बड़े चेंजेस है, कुछ छोटे चेंजेस है, लेकिन अभी हम सारे चेंजेस को इक्वली देख रहे हैं, है ना। अभी अंडरस्टैंडिंग के मोड से हमारे को सबको इंपॉर्टेंस देना है, फिर पेपर में जब हम रिवाइज करके जाएंगे तो जो प्रैक्टिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको ज्यादा अच्छे से देख कर जाएंगे, सीधी सी बात है। बच्चों मैं अगेन यही बोलूंगा, टैक्स के पेपर में अमेंडमेंट को इग्नोर करने की गलतियां नहीं करना। चलो बेटा ये अच्छा एग्जांपल दे रखा है, बेटा इस एग्जांपल को देख लोगे ना तो आपको बहुत हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। डन, मुझे लगा नहीं है, चलो आओ जी। अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 47 क्या कहता है? सेक्शन 47 किसी को याद है? किसी ने बचपन में पढ़ा हो सेक्शन 47? किसी को याद है तो मेरे को बताओ। HUF का एडिशन है बेटा, और कुछ नहीं, एकदम बच्चों वाला है। आओ पढ़ो। कैपिटल गेन सेक्शन 47 प्रोवाइड एक्सक्लूजन टू सर्टेन ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन जो ट्रांसफर नहीं होती तो कैपिटल गेन भी नहीं लगेगा। अब इसके अंदर क्या चेंज है, हम वो वाली लाइन पढ़ते हैं, सीधा ये पढ़ना बेटा ध्यान से। एन अमेंडमेंट यहां से, एन अमेंडमेंट हैज बीन मेड टू सब्स्टिट्यूट क्लॉज 3 जो ऊपर बता रखा है ऑफ सेक्शन 47 and its proviso to provide that nothing contained in section 45 shall apply to transfer of capital asset under a gift or will of an irrevocable trust। पहले था सिर्फ इंडिविजुअल, अब साथ में आ गया है HUF, और कुछ नहीं। पहले इंडिविजुअल के लिए बातें चल रही थी, नाउ इट ऑल्सो अप्लाइज टू, मतलब पहले देखो जब आप पढ़ रहे होगे ना तो इररिवोकेबल ट्रस्ट तक बात थी, है ना, कि इररिवोकेबल ट्रस्ट का गिफ्ट वगैरह हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। अब उसके आगे कंटिन्यूएशन में क्या लगा दिया? बाय एन इंडिविजुअल और एन HUF, मतलब आप कह सकते हो स्कोप थोड़ा सा कम कर दिया। पहले हर लोगों को बेनिफिट मिल रहा था, अब कुछ लोगों को बेनिफिट मिलेगा, HUF और इंडिविजुअल्स को मिलेगा, बस यही है और कुछ नहीं है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से चांसेस बहुत रेयर है इसके ऊपर कोई क्वेश्चन बनेगा। अगला TCS अंडर सेक्शन सबसेक्शन IF ऑफ सेक्शन 206C क्या है ये? आओ देखते हैं। आपने सुना होगा बेटा मोटर व्हीकल के ऊपर 10 लाख से ऊपर की वैल्यू पे TCS लगता है, 10 लाख से ऊपर की मोटर व्हीकल पे TCS कलेक्ट होता है, ये सुना होगा। हाँ वही है सर, अब बस एक छोटा सा चेंज है।
मोटर व्हीकल के अलावा लग्जरी चीजों के ऊपर भी लगेगा और कुछ नहीं। मोटर व्हीकल जो 10 लाख से ऊपर की है उस पर तो लग ही रहा था, अब कुछ और भी लग्जरी चीजों के ऊपर टीसीएस आने वाला है। बस ये लिखा हुआ है, द एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड इंटर एलिया फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन अल्कोहल। ये तो वही 206 बता रहा है, उसी में हमने ये पढ़ा हुआ है कि मोटर व्हीकल पे भी 10 लाख से ऊपर की वैल्यू पे लगता है, ऑफ द वैल्यू एक्सीडिंग रुपीज 10 लाख रुपीज। ठीक है, अब इसमें चेंज क्या है, अमेंडमेंट क्या आया? अमेंडमेंट ये आया, an amendment has been made also on levy of TCS on any other good of value exceeding 10 लाख। दूसरे गुड्स भी आ गए, लेकिन जिसे सीबीडीटी नोटिफाई करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, और वो गुड्स कौन से नेचर के हैं? लग्जरी। तो जो अभी तक 10 लाख से ऊपर की परचेज पे टीसीएस लग रहा था मोटर व्हीकल पे, अब वो लग्जरी आइटम्स पे भी आएगा। अब लग्जरी आइटम्स क्या है ये हमारे को बताएंगे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कि किस किस के ऊपर टीसीएस लगेगा। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो बेटा कुछ भी हो सकता है, लाइक महंगी घड़ियां, लाइक फॉर एग्जांपल गोल्फ को खेलने वाले किट्स, जो लग्जरी की कैटेगरी में आ रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या लग्जरी की कैटेगरी में, उनके ऊपर भी टीसीएस आ जाएगा। बस यही चेंज है और कुछ नहीं है। आई होप ये इजी लगेगा। यस सर। आओ जी 19th, फटाफट बताओ क्या लिखा हुआ है, अगर कोई जानता है 19th में क्या लिखा है। एकदम छोटू सा चेंज है बेटा 19th के अंदर। चेंज यहां पे लिखा हुआ है इस वाली सीट में। पता है चेंज क्या है? पहले हम इंडिविजुअल देखते थे, इंडिविजुअल लिमिट निकलती थी, अब वो लिमिट निकलेगी यहां पे लिखा हुआ है एग्रीगेट में। बस और कुछ नहीं है, बस यही। आओ पढ़ते हैं सेक्शन 194। आइए टीडीएस में पढ़ा होगा आपने। प्रोवाइड करता है रिडक्शन के लिए इनके ऑन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड के अलावा कुछ और बेच रहे हैं तो उसके ऊपर टीडीएस लग रहा था। ठीक है। सबसेक्शन 1 कहता था एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू रेजिडेंट एनी सम बाय वे ऑफ कंसिडरेशन, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, तो जब पेमेंट हो रही होगी या क्रेडिट हो रहा होगा उसे टीडीएस को कलेक्ट करना था 1% के हिसाब से, जो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी विच एवर इज हायर पे। ठीक है। अभी तक जो टीडीएस कलेक्ट कर रहा था, आगे लिखा हुआ है सबसेक्शन 2 कहता था प्रोवाइड दैट नो टीडीएस शैल बी मेड वेयर कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी एंड बोथ इज लेस देन 50 लाख। 50 लाख से कम था तो नहीं था। अब लोग क्या कर रहे थे ना, 3-4 लोगों के नाम के करवा रहे थे एग्रीमेंट, सबको 50-50 लाख दे रहे थे, 1.5 करोड़ हो जा रहा था, टीडीएस से बच गए जी। तो बोला गया अगर एक से ज्यादा सेलर बायर है तो हम उनका अलग अलग लिमिट नहीं देखेंगे, उनका एग्रीगेट देखेंगे। सरकार खेल गई। अब पढ़ते हैं एन अमेंडमेंट हैज बीन मेड टू अमेंड सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 194। आइए टू क्लैरिफाई दैट वेयर देयर इज मोर देन वन ट्रांसफरर और ट्रांसफरी, अगर एक से ज्यादा ट्रांसफरर या ट्रांसफरी है तो क्या होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी देन सच कंसिडरेशन शैल बी एग्रीगेट। सबका अलग अलग नहीं देखना, हम सबकी टीडीएस के प्रोविजंस के लिए 194 के लिए हम इनको अलग अलग ट्रीट नहीं करेंगे, इनको एक साथ जो भी इनको पैसा गया वो देखेंगे, और अगर वो 50 लाख से ज्यादा हुआ तो टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। यस सर। मतलब एग्रीगेट करने वाली चीज काम की थी, सच और कुछ काम का नहीं था। देखते बेटा आगे। ओके, एक छोटी सी चीज है, बहुत बेसिक सी चीज है, एक नया बस ये जुड़ा है फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड। ये नए बॉन्ड्स जुड़े हैं, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है। पेपर में क्वेश्चन भी शायद ही पूछेगा, एक बार तेजी से पढ़ते हैं। सेक्शन 193 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन पेमेंट ऑफ एन इनकम टू रेजिडेंट बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। पढ़ा होगा बेटा आपने 193 के अंदर इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस कट रहा है। द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड। अब सरकार ने 2020 में कोई बॉन्ड्स लेकर आए थे, अब उसके ऊपर भी टीडीएस लगना शुरू हो चुका है। बस यही चेंज है। 193 में अमेंडमेंट आया है टू अलाउ फॉर डिडक्शन, कि अब डिडक्शन होगा टीडीएस का होगा पेमेंट के वक्त पे किसी भी इंटरेस्ट पे जो 10,000 से ज्यादा के हैं ऑन फ्लोटिंग रेट। पहले इस पे नहीं लग रहा था, अब इनके ऊपर 2024 वाले फाइनेंस एक्ट से ऊपर के बाद से इनके ऊपर भी जो भी इंटरेस्ट आ रहा है उस पे 10% का, अगर 10,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट है, 10,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट है तो 10% का टीडीएस एप्लीकेबल हो रहा है। तो ये नए एक तरीके से 193 का पर भी स्कोप बढ़ा दिया, और कुछ नहीं। एक नई तरीके की चीज जिसपे पहले टैक्स नहीं था, अब उस पे टीडीएस लगना शुरू हो गया। चलो जी बताओ, यहां तक सब कुछ क्लियर है? चलो आगे बच्चे।
एक इंश्योरेंस कंपनी का एक पॉइंट दे रखा है। अगेन हम अमेंडमेंट की बात करें तो ये है हमारी अमेंडमेंट। क्या है अमेंडमेंट? बहुत सीधी सी अमेंडमेंट है। जो चीज अलाउड नहीं है, डिसअलाउड है, उससे मेरा प्रॉफिट बढ़ जाना चाहिए, बस यही। और पढ़ना ध्यान से। An amendment has been made to amend Rule 2 of the first schedule of the Act. कुछ नहीं, ध्यान रखना है सब कुछ, फर्स्ट शेड्यूल वगैरह कुछ नहीं। To provide that, यहां से पढ़ना, any expenditure which is not admissible, not admissible बच्चे, not admissible मतलब disallowed। कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो डिसअलाउड था अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 37, आपने पढ़ा हुआ है 37 में अलाउंस डिसअलाउंस की बातें बता रखी हुई है। हाँ, इन कंप्यूटिंग द प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस शैल बी इंक्लूडेड। तो कोई भी खर्चा जो एडमिसिबल नहीं है वो इंक्लूड होना चाहिए टू द प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस ऑल्सो। पहले लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस वालों को ये सब अलाउड नहीं, मतलब उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी, वो मौज काट रहे थे। लेकिन अब लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस वालों को भी बोला गया, अगर कोई खर्चा डिसअलाउड हो रहा है तो डिसअलाउड हो रहा है तो भाई उसको अपनी इनकम में जोड़ो, ज्यादा टैक्स चाहिए अब सरकार को। तो बस यही एक छोटी सी अमेंडमेंट थी। एज सच पर्टिकुलरली लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस के ऊपर क्वेश्चन बनना थोड़ा दूर की बात नजर आती है ना। एमसीक्यू बनता तो डायरेक्ट, जाहिर सी बात है इस पॉइंट पे एमसीक्यू आराम से बनाया जा सकता था, लेकिन अभी चांसेस थोड़े से कम। चलो बेटा आगे देखते हैं। 194C और 194 कहां गया, ये रहा। 194C और 194J आपने पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्टर्स, और जे मतलब प्रोफेशनल्स, टेक्निकल सर्विस डायरेक्टर वगैरह, दोनों के अपने अपने टीडीएस रेट है ना। इसमें ना बस एक छोटा सा चेंज है। एक टॉपिक आता है जिसका नाम है वर्क कॉन्ट्रैक्ट, शायद आपने जीएसटी के अंदर भी ये पढ़ा हो। उसका टीडीएस कहां कटेगा, तो उसको लेकर क्लैरिफिकेशन है। एज सच कोई अमेंडमेंट नहीं है। क्लैरिफिकेशन क्या है कि भाई इस चीज को यहां काटेंगे वहां नहीं काटेंगे, तो इस चीज को अमेंडमेंट बोलने लग गए। है एक तरीके की क्लैरिफिकेशन। पढ़ते हैं सेक्शन 190C बेटा पता है हमारे को कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर टीडीएस करता है, ये मैं नहीं पढ़ाने वाला अभी। और 194J हमें पता है प्रोफेशनल्स के ऊपर करता है, टेक्निकल सर्विस के ऊपर करता है। दोनों के रेट अपने अलग अलग है, 1% 2% सी में है और 2% 10% हमारे जे में है। ठीक है। क्लॉज 4 कहता है एक्सप्लेनेशन का 194C का डिफाइंस। 194C में वर्क वर्ड डिफाइंड है टू स्पेसिफाई विच एक्टिविटीज वुड अट्रैक्ट टीडीएस। 194C में वर्क वर्ड डिफाइंड है जिसमें बताता है कि क्या क्या यहां पे टीडीएस कटेगा। हाउएवर ऐसा कुछ 194J में नहीं है। 194C में बता रखा है कि क्या क्या वर्क है, किस किस के ऊपर यहां टीडीएस कटेगा, लेकिन ऐसी कोई लिस्ट 194J में नहीं थी। ठीक है। However, there is no explicit exclusion to deductees of assessees who are required to deduct tax under 194J from requirement or ability to deduct tax under section 194C of that। मतलब वर्क को लेकर सी में तो बात थी लेकिन जे में बात नहीं थी। Therefore, some deductors are deducting tax under section 194C of the act when in fact they should be deducting tax under section 194J। कुछ लोग, कुछ डिडक्टर 194C में टीडीएस काट रहे थे, कटना 194J में था, तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम समझ में आ गई? इसकी जगह दूसरे में टीडीएस काट रहे थे, ठीक कर दिया अकॉर्डिंगली। बस आपको पता है पेपर के लिए यही पढ़ना था, लास्ट की 2 लाइन। ये तो बेटा मैंने जानबूझकर ना कुछ वो डाल रखा है, क्या कहते हैं, पिछला, कि पिछला डला हुआ है ना तो आपको थोड़ा सा कनेक्ट आ जाएगा कि कहां की बात है। सीधा बात लिख देते ना तो थोड़ी दिक्कत हो जाती, तो पिछला डला हुआ है तो कनेक्शन में पढ़ने में थोड़ी आसानी हो जाती है, और कुछ नहीं। चलो तो क्या अमेंडमेंट है? अकॉर्डिंगली एन अमेंडमेंट हैज बीन मेड टू एक्सप्लिसिटली स्टेट दैट एनी सम रेफर्ड टू इन सेक्शन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 194J डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट वर्क फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस अंडर 194C। कहता है 194J में जो वर्क है आ चुका है, पहले नहीं था अब आ चुका है, उसमें 194J में ही टीडीएस काटना। बेशक वर्क वर्ड 194C में भी है, लेकिन 194J में कोई वर्क वर्ड आ रखा है तो उसे 194J में ही कटना चाहिए, उसका 194C में मत काटना टीडीएस। बस ये क्लैरिफिकेशन है, असल में अमेंडमेंट क्या ही है इसका। ठीक है। इन शॉर्ट कि कुछ लोग सी की जगह जे में काट रहे थे, जे की जगह सी में, तो उनको क्लैरिफिकेशन आ गया, जो जे वाला है वो जे में कटेगा, उसको चेंज कर दिया, साफ साफ वहां पे लिख दिया है, और कुछ नहीं। ठीक है सर। आगे डिसअलाउंस ऑफ सेटलमेंट अमाउंट्स बीइंग पेड टू सेटल कॉन्ट्रावेंशंस। बेटा बहुत नॉर्मल है, जो भी समझौते होते हैं, है ना, कॉम्प्रोमाइज होते हैं किसी भी लॉ को तोड़ने के बाद,
क्या वो खर्चा अलाउड होना चाहिए, डिसअलाउड? तो डिसअलाउड होना चाहिए काम के लिए, हमारे पेपर के लिए। ध्यान से पढ़िएगा। सेक्शन 37 अगेन पीडीबीपी, वो कहता है कि कुछ खर्चे अलाउड होंगे, ठीक है भाई, अलाउड हो जाएंगे। फिर उसी की एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एसएससी फॉर पर्पस विच इज एन ऑफेंस। भाई ऐसा खर्चा जो कोई ऑफेंस से रिलेटेड है और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ shall be deemed to have been incurred for the purpose shall not be deemed to be incurred। हम उसे बिजनेस के पर्पस से नहीं मानेंगे। अगर मैंने कोई लॉ तोड़ दिया, कोई ऑफेंस या कोई ऐसी चीज कर दी जो प्रोहिबिटेड थी, उसका कोई खर्चा है तो वो अभी तक अलाउड नहीं था, और वही बता रहा है अलाउड होना भी नहीं चाहिए, वो तुम्हारे नॉर्मल खर्चों का पार्ट नहीं है, यही बता रहा है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, कहां गया, देखना, सेटलमेंट, उसी वाले पॉइंट के कंटिन्यूएशन में बेटा, सेटलमेंट अमाउंट्स आर इनकर्ड ड्यू टू एन इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ। कोई लॉ तोड़ा होगा तो उसके लिए हमने कोई सेटलमेंट का पैसा दे दिया, समझौते का पैसा दे दिया, एंड रिलेट्स टू कॉन्ट्रवेंशन एंड देयरफॉर शुड नॉट बी अलाउड एज बिजनेस, इसलिए वो खर्चे की तरह अलाउड नहीं है क्योंकि लॉ टूटा था। अकॉर्डिंगली अमेंडमेंट आ चुकी है, तो पेपर के लिए बेटा बस इतना पढ़कर जाना, अमेंडमेंट आ चुकी है। एक्सप्लेनेशन के अंदर जो कहता है, क्लैरिफाई दैट एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एसएससी फॉर पर्पस व्हिच इज एन ऑफेंस, ऐसा खर्चा जो किसी ऑफेंस से रिलेट हो रहा है, व्हिच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जो लॉ में मना था, अंडर एक्सप्लेनेशन 1 शैल इंक्लूड एनी एक्सपेंडिचर जो किसी भी सेटलमेंट से रिलेटेड है, तो सेटलमेंट से रिलेटेड भी कोई पेमेंट करी किसी लॉ के टूटने की वजह से, तो वो खर्चा भी अलाउड होने वाला है या डिसअलाउड? डिसअलाउड। डन? यस सर। आगे, रिड्यूसिंग टाइम लिमिटेशन फॉर ऑर्डर्स डिमिंग एनी प्रोविजन टू बी एसेस्ड इन डिफॉल्ट। बेटा इसके अंदर ना एज सच पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये तुम्हारे काम का नहीं है, मैं इसे पढ़ाऊंगा नहीं, छोड़ दो आप, बिल्कुल भी काम का नहीं है। प्रोसीजरल है इसके अंदर कि इनकम टैक्स वाले कब तक मुझे असेसिन डिफॉल्ट बोल सकते हैं। असेसिन डिफॉल्ट आपके सिलेबस में है नो डाउट, लेकिन वो बताता है असेसिन डिफॉल्ट जब टीडीएस नहीं काटा, जब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करे, ये सब कुछ लिखा हुआ है। यहां पे पीछे ये लिखा हुआ है कि असेसी इन डिफॉल्ट मैं कब तक तुम्हें बना सकता हूं, वो ऑर्डर कब तक आ सकते हैं, तो उस चीज को लेकर है और कुछ नहीं है। एज सच हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए रेलिवेंट नहीं है। चलो बेटा, नोटिफिकेशन पॉइंट नंबर 25 देखना बेटा ध्यान से, कुछ टाइम लिमिट घटी है। नोटिफिकेशन ऑफ सर्टेन पर्संस और क्लास ऑफ पर्संस एज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टीसीएस। सेक्शन 206 कहता है बेटा ध्यान से, सेक्शन 206 कहता है, सेम लाइन जो आप बहुत देर से पढ़ रहे हो, ठीक है, कि भाई लिकर वगैरह फॉरेस्ट प्रोड्यूस स्क्रैप वगैरह तो उस पर टीसीएस लगेगा। नाउ क्या हो रहा है, रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव्ड दैट देयर कैन बी एंटिटीज हुज इनकम इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्सेशन एंड आर नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। भाई कुछ लोगों की इनकम है जो टैक्स नहीं लगता और उनको रिटर्न फाइल नहीं करती, हाउएवर दे फेस डिफिकल्टी एज टैक्स इज बीन कलेक्टेड। भाई लो मैं हूं एग्जेम्प्टेड, मेरे को टैक्स भरना नहीं है लेकिन मेरा टीसीएस कलेक्ट हो रहा है, तो उनके लिए एक राहत ये दे दी गई कि भाई जब तुम एग्जेम्प्ट हो तो तुम्हारे लिए टीसीएस क्यों ही लगाएं, एग्जेम्प्ट कर देंगे टीसीएस भी। तो यही है, अकॉर्डिंगली एन अमेंडमेंट हैज बीन मेड टू प्रोवाइड दैट नो कलेक्शन ऑफ टैक्स शैल बी मेड और दैट कलेक्शन ऑफ टैक्स शैल बी मेड एट सच लोअर रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड, या तो कटेगा ही नहीं या तो कम रेट है तो कम पे कट जाएगा, फ्रॉम सच पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन या इंस्टीट्यूशन या बॉडी या फिर कोई भी क्लास ऑफ इंस्टीट्यूशन जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगा। इन शॉर्ट अगर मैं टैक्स एग्जेम्प्ट एंटिटी था तो मेरा टीसीएस भी अब कलेक्ट होने वाला नहीं है। तो प्रोविजंस को अलाइन किया गया, टैक्स ले नहीं रहे उधर टीसीएस लगे जा रहा है, तो टीसीएस में अमेंडमेंट करा और बोला कि अब टीसीएस भी लगाने की जरूरत नहीं। आई होप अच्छी वाली बात क्लियर होगी। चलो आगे, एटीजी के अंदर बेटा कोई चेंज नहीं है, बस एक संस्था का नाम, एक बॉडी का नाम जुड़ गया है और कुछ नहीं। पहले बॉडी नहीं थी, वो बॉडी का नाम जुड़ गया है, एटीजी आपने पढ़ा होगा। डोनेशन नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड को भी ऐड कर दिया गया है और कुछ नहीं। उसमें बहुत सारी लिस्ट है ना, उनमें एक ये लिस्ट जोड़नी है बस, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड। ओके, अब बेटा कुछ अपनी कैपिटल, अगर मैं इनकम टैक्स को सम अप करूं ना तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें देखी हमारी कैपिटल गेन की, जैसे आपको अच्छे से करके जानी कैपिटल गेन वाली और टीडीएस वाली, आप अच्छे से देख कर जाना बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बाकी सबका एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेना। अब बहुत कम चीजें बची है हमारी जीएसटी से रिलेटेड, मतलब जीएसटी में ना आमतौर पे क्लैरिफिकेशन थी, अमेंडमेंट तो ना के बराबर है, तो हम क्लैरिफिकेशंस देख रहे हैं जो रेलिवेंट है हमारे पेपर के लिए, है ना। कुछ क्लैरिफिकेशन देखने जा रहे हैं बेटा, जीएसटी एग्जेम्पशन की कुछ क्लैरिफिकेशन है, देखते हैं।
रेलवेज की बात, द जीएसटी काउंसिल रिकॉग्नाइज डिफिकल्टीज, एग्जाम्पशन है बेटा ध्यान से, फेस्ड बाय मिनिस्ट्री एंड हैज नाउ एग्जेम्प्टेड स्पेसिफिक सर्विस, कुछ इंडियन रेलवेज की कुछ सर्विस को एग्जेम्प्ट किया है जो प्रोवाइड कर रहा था इंडियन रेलवेज पब्लिक को, सच एज सेल ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट, रिटायरिंग रूम्स देखा होगा ना वहां पे बने होते हैं, हाँ मतलब स्टेशन पे बने होते हैं, क्लॉक रूम सर्विसेज सामान रखने के लिए, बैटरी ऑपरेटेड कार्स, आज के जमाने में वो बैटरी ऑपरेटेड कार पे चलने लग गई प्लेटफॉर्म से, इन सब के ऊपर नहीं लगेगा जीएसटी। एग्जाम्पशन ऑल्सो अप्लाई टू सर्विस एक्सचेंज बिटवीन वेरियस जोन्स डिविजन्स विद इन इंडियन रेलवे। बेटा आपने देखा होगा ना साउथ जोन, नॉर्थ जोन, ऐसे ना रेलवेज के डिवीजन बटे हुए, तो ये लोग आपस में भी एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं, तो उसके ऊपर भी जीएसटी एग्जेम्प्ट है। जो ये रेलवेज पब्लिक को दे रहे थे ये सारे काम, इस पे भी एग्जेम्प्ट है, और जोन्स और ये जो आपस में रीजन्स आपस में लेन देन कर रहे हैं उनके ऊपर भी एग्जेम्प्ट है। ये क्लैरिफिकेशन, ठीक है सर। रेरा सुना होगा बेटा सबने, रेरा एक सरकारी संस्था है, कानून है बेसिकली। स्टैट्यूटरी कलेक्शन मेड बाय रेरा एज ए गवर्नमेंट अथॉरिटी इज नाउ आल्सो एग्जेम्प्ट। जो भी स्टैट्यूटरी कलेक्शन जो भी रेरा कलेक्ट कर रहा है, रेरा की जो भी फीस है या जो भी है XYZ, वो सारी चीजों के ऊपर जीएसटी नहीं लगने वाला, एग्जेम्प्ट है। तो बेटा ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। एक और अगले पेज पे, लेकिन ये अभी रेलवेज की बात, एग्जेम्प्ट हो गया। दूसरा रेरा की कोई भी फीस है वो भी एग्जेम्प्ट है, ठीक है। रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, आई होप सब समझते होंगे। आगे लिखा हुआ है एकोमोडेशन सर्विस, हाँ बेटा इसे याद कर लेना, एक नंबर का बन सकता है। एकोमोडेशन सर्विस वैल्यूड एट और बिलो मतलब 20 या उससे कम, एट और बिलो 20,000 या उससे कम पर पर्सन पर मंथ फॉर ए कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ एटलीस्ट 90 डेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर मैं 90 दिनों तक लगातार 20,000 या उससे कम का रेंट पे कर रहा हूं तो उस रेंट पे टीडीएस कह रहा हूं, जीएसटी नहीं लगने वाला। ओके, तो ये आपको बस ध्यान रखना है कि 20,000 तक का है और कम से कम 90 दिन है तो भूल जाओ, जीएसटी लगने वाला नहीं है। आगे बेटा कुछ एक आरसीएम का पॉइंट है, आपने पढ़ा होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगेन क्लैरिफिकेशन, ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पढ़ते हैं ध्यान से। अमेंडमेंट इन द लिस्ट ऑफ नोटिफाइड सर्विस, कुछ बदलाव है विद इफेक्ट फ्रॉम 16 जनवरी 2025। बाप रे बाप, अभी कुछ दिन पहले की बात है। द सेड लिस्ट ऑफ सर्विस टैक्स ऑन विच इज पेबल अंडर आरसीएम हैज बीन अमेंडेड। तो क्या अमेंडमेंट हुआ है आरसीएम के अंदर वो देख लेते हैं, ध्यान से पढ़ना। सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप, सुना होगा ना, स्पोर्ट्स में स्पॉन्सरशिप आती है, अलग अलग फंक्शंस की स्पॉन्सरशिप होती है। टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, कोई भी सर्विस दी है स्पॉन्सरशिप की किसी बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म को, बाय एनी पर्सन अदर देन ए बॉडी कॉर्पोरेट, टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। भाई ध्यान से, फिर से, कौन किसको क्या दे रहा है? स्पॉन्सरशिप की सर्विस दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहे हैं या पार्टनरशिप फर्म को दे रहे हैं? कौन दे रहा है? बाय एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, किसी और इंसान को बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा, अदर देन ए बॉडी कॉर्पोरेट, टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म जो कि लोकेटेड थी टैक्सेबल टेरिटरी में। तो भाई इनको भी लपेट दिया, आरसीएम में टैक्स पे करना है। कैसे? ऐसे सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग। बेटा ये दूसरा पॉइंट है आरसीएम का, पहले इस वाले को मैं क्लियर कर देता हूं, दूसरा पॉइंट है। पहले वाले पॉइंट में कह रहा है कि जब सर्विस जा रही होंगी, कौन सी? स्पॉन्सरशिप की सर्विस जा रही होंगी, कौन दे रहा होगा? जा रही है बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म को, जा किसके द्वारा जा रही है? अदर देन ए बॉडी कॉर्पोरेट। तो उस केस में आरसीएम के बेसिस पे टैक्स लगना शुरू हो जाएगा, जीएसटी लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में बताया है, आगे डिटेल में नहीं लिखा है यहां पे। मतलब दूसरा, सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी इमोरल प्रॉपर्टी, कोई इमोरल प्रॉपर्टी लैंड बिल्डिंग है, अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, घर के अलावा, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के अलावा, बाय एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन, किसी अनरजिस्टर्ड ने रजिस्टर्ड को दिया है, अदर देन ए पर्सन हु हैज ऑप्टेड, लेकिन कंपोजिशन वाले को छोड़कर। अगर अनरजिस्टर्ड ने रजिस्टर को दिया है तो जो रिसिपिएंट है, यहां वाले में भी बेटा जो रिसिपिएंट था उसको क्या देना पड़ेगा? आरसीएम में टैक्स, खत्म। आरसीएम में जीएसटी। इन दोनों को बेटा बस याद करके जाना है, स्पॉन्सरशिप वाली सर्विस और दूसरा इमोरल प्रॉपर्टी वाला, अदर देन ड्वेलिंग वाला, ये ध्यान रखना, रेंट वाला। ठीक है, इन दोनों में ना जो रिसिपिएंट है उनको अब जीएसटी पे करना पड़ेगा। सप्लायर मैं अनरजिस्टर्ड हूं, कहां से पे कर दूंगा? जो आरसीएम है वो रिसिपिएंट पे लग रहा है तो वो कर देगा। ओके सर, आगे एक छोटा सा बेटा लेवी एंड कलेक्शन से रिलेटेड पॉइंट है। क्या डीडीए लोकल अथॉरिटी है? तो इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन है, डीडीए लोकल अथॉरिटी नहीं है।
वो लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर पाता, तो क्या है वो देख लेते हैं। डीडीए डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल अथॉरिटी, ये लोकल अथॉरिटी को मीट की डेफिनेशन को मीट नहीं कर रहा, इसलिए लोकल अथॉरिटी का पार्ट नहीं है। ये लोकल अथॉरिटी के बारे में बता रखा है, ये होती क्या है, म्युनिसिपल अथॉरिटीज, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये सब होती है, लेकिन डीडीए नहीं है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है। तो ये आपको बस ध्यान रखना है, एसेट बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, बेटा एक एडवर्टाइजमेंट का पॉइंट है, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू फॉरेन क्लाइंट, फॉरेन क्लाइंट को कुछ एडवर्टाइजमेंट की सर्विस दी जा रही है, तो क्या है उसके अंदर, आओ पढ़ लेते हैं ध्यान से। शुरू करूं? यस सर, ध्यान से बेटा, हर पॉइंट को एक ओवरव्यू लेकर जाना, मैं बार बार कह रहा हूं, एक छोटा ओवरव्यू हर पॉइंट का होना चाहिए। कब कहां से क्या आ जाए, हु नोस, क्या आपको पता है? किसी को नहीं पता भाई, तो हर पॉइंट को अच्छे से देखकर जाना है। चलिए जी, आओ शुरू करते हैं। लिखता है द सर्कुलर क्लैरिफाइज दैट, सर्कुलर है, दैट इंडियन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज दैट प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू फॉरेन क्लाइंट, भारतीय एडवर्टाइजर्स फॉरेन क्लाइंट को सर्विस दे रहे हैं, आर नॉट कंसिडर इंटरमीडियरी, वो इंटरमीडियरी नहीं माने जाएंगे, इंटरमीडियरी नहीं माने जाएंगे। द सर्विस इंक्लूड एक्टिविटीज, ये आमतौर पे मीडिया की प्लानिंग, कंटेंट क्रिएशन, स्ट्रेटेजी, ये सब कुछ बताते, डेवलपमेंट एंड मीडिया स्पेस प्रोक्योरमेंट, आपके लिए जगह, होर्डिंग्स वगैरह की जगह प्रोक्योर करेंगे। सिंस दीज सर्विस आर सप्लाइड ऑन ए प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, मैं सीधा आपको दे रहा हूं, आप अंग्रेज से, मैं नॉर्मल इंसान था, भारतीय था, मैंने आपको दे दिया, तो ये P2P, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बिजनेस चल रहा है, यहां पे कोई इंटरमीडियरी थोड़ी ना है। The advertising agencies are not acting as intermediary, ये इन्होंने क्लैरिफाई करा है कि ये एडवर्टाइजमेंट एजेंसी कोई इंटरमीडियरी नहीं है, ये तो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल चल रहा है, बट रेदर प्रोवाइड द मेन सप्लाई, ये मेन सप्लाई है, यहाँ पे कोई इंटरमीडियरी नहीं है। कॉन्सिक्वेंटली द प्लेस ऑफ सप्लाई, पॉज, फॉर दिस सर्विस इज डिटरमाइंड बाय द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, हम इसका प्लेस ऑफ सप्लाई रिसिपिएंट के हिसाब से निकालेंगे, विच इज द फॉरेन, और यहाँ पे हमारा क्लाइंट कहाँ बैठा हुआ है, फॉरेन में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया फॉरेन, जो कि आउटसाइड इंडिया है। एंड हैज दिस सर्विस आर क्वालिफाइड एज एक्सपोर्ट, और ये सर्विस का एक्सपोर्ट है, मतलब मैंने आपको कोई सर्विस दी है ना, मैं इंडियन एडवर्टाइजमेंट कंपनी था और आप बाहर बैठे हुए थे, मैंने डायरेक्टली आपके लिए कुछ यहाँ पे जगह प्रोक्योर करी, जो भी काम करा, आप बाहर बैठे हुए थे, तो जो ये ट्रांजैक्शन चल रही है, दिस इज बेसिकली एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, मैं इंटरमीडियरी नहीं मानूंगा, इस चीज को क्लैरिफाई किया है, और कुछ नहीं है भाई, बताओ डन? हाँ, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस ट्रीट किया जाएगा, यस, प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा जहां पे रिसिपिएंट लोकेटेड है, ओके, ये बस ध्यान रखना है, जहां पे कौन लोकेटेड है, रिसिपिएंट। अगला, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी ऑन वेरियस सर्विसेज, इट क्लैरिफाइज दैट, हमारे काउंसिल जी क्लैरिफाई करते हैं दैट यूनिवर्सिटी एफिलिएशन सर्विसेज टू कॉलेजेस एंड एजुकेशनल बोर्ड्स, एफिलिएशन सर्विसेज जो आपने सुना होगा, एफिलिएटेड टू सीबीएसई, एफिलिएटेड टू यूजीसी, इस तरीके से लिखे होते हैं ना, टू स्कूल्स आर सब्जेक्ट टू एन 18% जीएसटी विद अ रिसेंट एग्जाम्पशन फॉर गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल को छोड़कर कोई प्राइवेट स्कूल जाकर एफिलिएशन के काम करवा रहा है या यूनिवर्सिटी करवा रही है, तो मुबारक हो, 18% का जीएसटी, ठीक है, ओके। द सर्कुलर ऑल्सो कंफर्म दैट फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्सेज अप्रूव्ड बाय द डीजीसी, आपने नाम सुना होगा बेटा, डीजीसी का भी वो जो एयर इंडिया का वो हुआ था, जो दुर्घटना हुई थी, उसमें भी काफी नाम आया था डीजीसी का, तो वही लोग ये करवाते हैं, फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्सेज करवाते हैं, ये जी एग्जाम्प्ट है, तो ये आपको ध्यान रखना है, फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्सेज जो भी डीजीसीए के द्वारा अप्रूव्ड है, इनके द्वारा अप्रूव्ड होना जरूरी है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, डन। एफिलिएशन पे जीएसटी है 18%, इनके ऊपर नहीं है। मोर ओवर, एक सर्कुलर में एक बात और है, द सर्कुलर एस्टैब्लिश द पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बाय हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर से लोग ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, बताओ क्या बड़े बड़ी दिन आ गए हैं, ऑन ए सीट शेयर बेसिस, सीट शेयरिंग हो रही है, जैसे टैक्सी में होती है वैसे हेलीकॉप्टर में भी होने लग गया, इज सब्जेक्ट टू 5% जीएसटी, इस पे 5% का जीएसटी लगेगा। वाइल चार्टर ऑपरेशन, लेकिन मैंने अपने लिए कोई शेयरिंग नहीं, मैं चौड़ के जाऊंगा, तो 18% का जीएसटी है, तो ये अच्छी बात है कि भाई शेयरिंग पे जा रहे हैं तो 5%, और अगर चार्टर मैं अपना पर्सनली लेके जा रहा हूं तो 18% है, बस इतना। ओके सर, आगे ये बस रेट्स के क्लैरिफिकेशन है। प्लेस ऑफ सप्लाई, आप देखते हैं बच्चे, प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या है, छोटा सा ही अगेन सर्कुलर है, क्लैरिफिकेशन है, कोई अमेंडमेंट नहीं है। द सर्कुलर क्लैरिफाइज दैट वेयर द एड्रेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स recorded on the invoice is different from the billing address of the unregistered person, कहता है जो एड्रेस है गुड्स को डिलीवर करने का और जो बिल पे एड्रेस है उस अनरजिस्टर्ड बंदे का, वो सेम नहीं है, अलग है। मैंने लिखवाया कहीं और का एड्रेस था बिल पे, और बिल पे कहीं और का है, और सामान जा कहीं और रहा है, तो उस केस में क्या होगा,
then the place of supply of goods will be the address of delivery of goods recorded on the invoice। तो बता रहे POS जहां का एड्रेस लिखा हुआ है बिल पे वो बनने वाला है, बस यही है। समझ में आया क्या हुआ? मैं फिर बोल देता हूं, जब एड्रेस डिलीवरी ऑफ गुड्स का कुछ और था और जो बिलिंग एड्रेस है वो कुछ और है, तो बिलिंग एड्रेस गया भाड़ में, बिलिंग का कोई काम नहीं है, जहां डिलीवरी है वो प्लेस ऑफ सप्लाई। इन शॉर्ट, आई होप ये क्लियर होगा। यस सर, दिस इंप्लाइज दैट व्हेन एन अनरजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम स्टेट एक्स, एग्जांपल है बेटा, जब स्टेट एक्स का कोई पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन, प्लेस एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ टू डिफरेंट एड्रेस इन स्टेट वाई, देन द प्लेस ऑफ सप्लाई, बोलो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? स्टेट वाई, क्योंकि बिलिंग का एड्रेस काम का है या डिलीवरी का एड्रेस डिलीवरी का एड्रेस। ओके सर, ओके बेटा। आगे, It is stated that the supplier may record the delivery address as the address। ऐसा चाहिए बेटा, काम का नहीं है हमारे लिए, बस इतनी बात काम की थी कि जो डिलीवरी एड्रेस है वही प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। ओके, आगे आईटीसी का एक छोटा सा पॉइंट है बेटा, डेमो व्हीकल। आपने देखा होगा ना, जो ये गाड़ियां बेच रहे हैं मारुति और जो भी कंपनियां हैं ऑटोमोबाइल की, ये लोग डेमो व्हीकल्स रखते हैं। तो डेमो व्हीकल जो है जिन्हें वो यूज करते हैं, क्या उसके ऊपर आईटीसी मिलेगा? तो आंसर है हाँ मिलेगा, ये भी क्लैरिफिकेशन है। तो लिखा हुआ है द सर्कुलर क्लैरिफाइज दैट आईटीसी ऑन डेमो व्हीकल इज जनरली ब्लॉक। आमतौर पे ब्लॉक होता है, लेकिन यहां पे मिल जाएगा, ये बता रखा है ब्लॉक कब होता है, जब मैं उसे अदर काम में यूज करने लगूं। लेकिन अगर however since demo vehicle are used to promote sale, भाई ये सेल बढ़ाने के लिए है, सीधी सी बात है, सेल बढ़ाने के लिए, मतलब ये बिजनेस के फर्दरेंस में काम आ रहा है, बिजनेस के फर्दरेंस में काम आ रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारे को आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है दे कैन बी कंसिडर्ड एज फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल अलाउइंग आईटीसी एलिजिबिलिटी। आईटीसी इज नॉट अवेलेबल इफ डेमो व्हीकल आर यूज्ड फॉर अदर पर्पस। भाई अगर मैं उसे डेमो के लिए यूज कर रहा हूं तभी आईटीसी अलाउड है, अदरवाइज आईटीसी अलाउड नहीं है। तो आप अगर पेपर में लिखा आ रहा है डेमो व्हीकल का क्या करना है, तो आप मान के चलना डेमो व्हीकल की तरह ही यूज हो रहा है। तो जब डेमो की तरह यूज हो रहा है तो बिजनेस के फर्दरेंस में है, आईटीसी मिल जाएगा। चलो जी आगे प्रोसीजरल कंप्लायंस। बेटा एक छोटा सा पॉइंट है, जो अनरजिस्टर्ड लोग है ना, उन लोगों को भी अगर कोई बाय चांस जीएसटी पे करना पड़ रहा है तो उनके लिए कोई टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट आया है, बस पढ़ते हैं और कुछ ज्यादा काम का नहीं है। टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर का कॉन्सेप्ट आया। The government has decided to grant temporary registration number where a person is not liable to registration, में liable नहीं था registration के लिए इस एक्ट, but is required to make any payment under the provision। लेकिन मुझे किसी कारणवश कोई पेमेंट करनी पड़ रही है, मैं liable नहीं हूं लेकिन पेमेंट करनी पड़ रही है, तो मेरे को टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये नया कॉन्सेप्ट आया टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर। जब मेरे लिए कंपलसरी नहीं था रजिस्ट्रेशन, लेकिन मुझे कोई टैक्स की पेमेंट करनी पड़ रही है जीएसटी के अंदर, तो भाई टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। चलो जी, क्या अंत होता है? यस भाई बताओ, क्या आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल गया सारी अमेंडमेंट्स का? इनकम टैक्स का, चाहे बेसिक्स हो, चाहे कैपिटल गेन हो, पीजीबीपी हो, टीडीएस हो, अदर सोर्सेज हो, सैलरी हो, हर जगह के छोटे छोटे चेंजेस हैं जो आपको पेपर में अच्छे से करके जाने। हर पॉइंट जो यहां पे लिखा हुआ था वो थोड़ा ज्यादा लिखा हुआ था, आप पेपर में सिर्फ अमेंडेड वाला पोर्शन ही देखकर जाना, वो ज्यादा बेटर रहेगा ना। और नो डाउट उनके ऊपर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हुए चाहिए, रिवीजन मैराथन्स में भी इन्वॉल्व होइए, क्योंकि बहुत जरूरी है आपके नंबर आने के लिए आपका रिवीजन भी अच्छे तरीके से होना चाहिए। ये अमेंडमेंट क्लास आपके बहुत काम आएगी, मुझे उम्मीद है। अगर आपको कोई और टॉपिक्स मेरे से पूछने हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट करिए, हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपको सॉल्यूशन देंगे। और बस इतना ही है, अच्छे से पढ़ो, पढ़ते रहो, एग्जाम्सन लेकर आओ, नाम रोशन करो, बहुत जरूरी है, नाम बना लो बच्चे। यही टाइम है, यही तो टाइम है, यही तो एक जीवन का ऐसा फेज है जहां आप कुछ मतलब दुनिया को दिखा सकते हो कि देख भाई मेरी मेहनत है और मैं ये करके दिखा रहा हूं, वो करके दिखा रहा हूं, मैं पास हो रहा हूं, रैंक ला रहा हूं। ये सारी चीजें अभी का ही तो टाइम है, और कब दिखाओगे बताओ दुनिया को? एज ए स्टूडेंट अभी हर कोई आपसे पूछेगा, एवरीबॉडी, कि भाई क्या रहा रिजल्ट क्या रहा, तो उनको जवाब देने के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड एंड ड्रीम बिग। तो बेटा वर्क हार्ड करो, मेहनत करो, सक्सेस मिलेगी, पक्की बात है। मिलेंगे किसी और दिन किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।